मैंने जिंगजो में एक होम अप्लायंस रिपेयर शॉप खोली थी। बिजनेस लाने के लिए मैंने साइन बोर्ड पर लिखा था, ऊपर स्पेस स्टेशन से लेकर नीचे एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन तक जिस भी चीज में पावर है मैं उसे रिपेयर कर सकता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सच में कोई मिलिट्री का बॉस मुझसे रिपेयर करवाने आ जाएगा। एक दिन मैं शॉप में फ्री बैठा था, तभी एक बेहद खूबसूरत और क्लासी सी ब्यूटी दरवाजा खोलकर अंदर आई। बॉस, क्या तुम सच में यहां कुछ भी रिपेयर कर सकते हो? बिल्कुल। मेरा एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा क्या? न्यूक्लियर सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर, स्पेस स्टेशन के पार्ट्स बदलना, बल्क ऑर्डर पर स्पेशल डिस्काउंट, एकदम जेन्युइन काम। तो ब्यूटी, तुम्हें न्यूक्लियर सबमरीन रिपेयर करवानी है या एयरक्राफ्ट कैरियर? सामने वाली बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं थी। उसने सीधा अपने हाथ में रखा, बॉक्स टेबल पर रखा और खोला। अंदर रखी चीज किसी बैटरी जैसी लग रही थी, जिसे चारों तरफ से बफर फोम से अच्छे से पाक किया गया था। बारीक लाइंस और छोटे छोटे क्रिस्टल्स एक दूसरे से क्रॉस होकर सेट थे। ये देखते ही मैं झटके से अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ गया। ये क्या है? लिथोग्राफी मशीन? एग्जैक्टली। कहूं तो ये लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल है। एक्सपेरिमेंट के दौरान पावर ओवरलोड हो गया और कोर प्रोब एरे जल गया। हमारी प्रोजेक्ट टीम को इसकी अर्जेंट जरूरत है। उसका नाम शेन किंगसी था, लॉन्ग के एकेडमी की एक रिसर्चर। एक्सपेरिमेंट में हुए एक्सीडेंट की वजह से इक्विपमेंट डैमेज हो गया था। ये मशीन शॉर्ट टर्म में रिपेयर नहीं हो सकती थी। अगर वो पूरी तरह से हेल्पलेस ना होती तो वो कभी इस खटारा रिपेयर शॉप में अपनी लक ट्राई करने नहीं आती। अरे लिथोग्राफी मशीन, ब्यूटी, कहीं तुम गलत जगह तो नहीं आ गई? ये एक होम अप्लायंस रिपेयर शॉप है। तुम चाहो तो बगल वाली हार्डवेयर शॉप में ट्राई कर सकती हो। शन किंगची ने मेरे उस बेवकूफ़ों वाले रिएक्शन को देखा और उसके दिल में बची आयरी होप भी टूट गई। उसने एक गहरी सांस ली, अपना बॉक्स उठाया और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। सही भी है, जब देश की प्रोफेशनल एजेंसीज इसे रिपेयर नहीं कर पाई तो एक होम अप्लायंस रिपेयर करने वाला इसे कैसे ठीक कर सकता है? ये देखकर मैंने तुरंत मजाक करना बंद कर दिया। आधा साल पहले मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था और मुझे ये रिपेयर शॉप मिली थी। साथ ही मुझे एक अनलिमिटेड रिपेयर सिस्टम भी मिला था। पिछले कुछ महीनों में मैंने कई अजीबोगरीब चीजें देखी थी, लेकिन लिथोग्राफी मशीन जैसी हाई लेवल चीज आज तक नहीं आई थी। ये तो सीधा मेरे निशाने पर आ गिरा। तुम्हारे हाथ में जो मॉड्यूल है उसे देखकर लगता है ये C7 मॉडल की लिथोग्राफी मशीन है ना? ये सुनते ही शन किंगची के बदम दो ही रुक गए। तुम्हें इसका मॉडल कैसे पता? मुझे ये बताओ, इसका पीक इंपैक्ट वैल्यू कितना है? ये कितने नैनो सेकेंड्स तक सस्टेन कर सकता है? और कोर प्रोब एरे के अलावा क्या कोई और पार्ट भी डैमेज हुआ है? ये सवाल सुनते ही शन किंगची की सांसें जैसे रुक घी गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक लोकल होम अप्लायंस रिपेयर शॉप का बॉस इतने प्रोफेशनल सवाल कैसे पूछ सकता है? ये सारी टर्म्स तो टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। इसकी पीक वैल्यू नॉर्मल पावर से 15 गुना ज्यादा थी और इंपैक्ट टाइम लगभग 3 से 5 नैनो सेकेंड्स था। बाही कंपोनेंट्स का सेल्फ चेक नॉर्मल है। रिपेयर तो हो जाएगा, लेकिन प्राइस थोड़ा ज्यादा लगेगा। मनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम इसे फिक्स कर सकते हो तो मैं तुरंत फंड्स के लिए अप्लाई कर दूंगी। ये देखकर मैंने हल्की सी स्माइल की और अपने हाथ की 5 उंगलियां दिखा दी। ठीक है, आर्स मिलियंस डन, 5 मिलियन ही सही, शन किंगसी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि ये प्राइस बहुत ही रिडिकुलस था, लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए उसके पास बार्गेन करने का कोई ऑप्शन नहीं था। अरे तुम क्या सोच रही हो? 5 मिलियन, सिर्फ 500 रुपए लगेंगे, नो बार्गेनिंग। एक्चुअली तुम्हारा ये जो मॉड्यूल है ना, इसे रिपेयर करने में काफी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, इसलिए 500 रुपए। आर यू श्योर? शन किंगची पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। उसे लगा जैसे उसका पूरा दिमाग ही घूम गया हो। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर दी। पेमेंट रिसीव्ड 500 रुपीज। 500 रुपीज। ये सुनकर मैंने एक बड़ी सी स्माइल दी, आराम से एंटी-स्टैटिक ग्लव्स पहने और टेबल पर एक साफ व्हाइट कपड़ा बिछाया। फिर मैंने बहुत ही केयरफुली उस बॉक्स से मॉड्यूल निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। सिस्टम काम आ गया है। अगले ही सेकंड मेरी आंखों के सामने एक पैनल इंफॉर्मेशन फ्लैश हुई। रिपेयरेबल आइटम डिटेक्टेड, C7 लिथोग्राफी मशीन कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल, डैमेज लेवल 88%, रिपेयर प्लान एनालिसिस कंप्लीट। सब रेडी होने के बाद मैं मुड़ा और धूल से भरी शेल्फ से एक मिलिट्री ग्रीन रंग का बॉक्स नीचे उतारा। बॉक्स के खुलते ही शन किंगची की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब क्या चीजें हैं? उसे लगा था कि मेरे पास कोई सीक्रेट वेपन होगा, लेकिन बॉक्स के अंदर का नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। एक अजीब तरीके से मॉडिफाई किया हुआ सॉर्डिंग आयरन, एक नॉर्मल हाउसहोल्ड हीट गन और बॉडी टूल्स भी ऐसे ही थे। या तो किचन का एग बीटर या फिर कचरे के ढेर से उठा के लाया गया कबादर। बॉस, कहीं तुम इन बेकार चीजों से मेरी लिथोग्राफी मशीन के पार्ट्स रिपेयर करने का प्लान तो नहीं बना रहे?
इतना टेंशन मत लो, मेरे ये सारे इक्विपमेंट्स एंसेस्ट्रल है, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। जब अपोलो मून पर लैंड हुआ था ना, तब इसी से पॉलिश किया गया था। अगर तुम्हारी ये लिथोग्राफी मशीन ना होती तो मैं इन्हें बाहर निकालने का रिस्क भी नहीं लेता। मैंने अपना सेटअप रेडी करते हुए उसे देखकर एक शानदार स्माइल दी। क्या अपोलो मून लैंडिंग? शन किंची का मुंह बुरी तरह से ट्विच करने लगा। हालांकि उसे इस शॉप में बदम रखने पर अब बहुत रिग्रेट हो रहा था, लेकिन अब कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था। आयरी उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। वहीं दूसरी तरफ मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हेयर ड्रायर उठा लिया और मॉड्यूल पर हवा मारने लगा। जैसा उसने सोचा था वैसी कोई तेज और हीटवेव नहीं निकली, बल्कि ओजोन की एक हल्की सी स्मेल आने लगी। तभी पास खेरी शन चिंगसी ने हैरानी से नोटिस किया कि वो माइक्रोन लेवल की लाइंस। बॉस, ये क्या है? ये बैटरी कंट्रैक्शन इफेक्ट का रिवर्स रिएक्शन है। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को पल्स में कन्वर्ट करके लैटिस मेटल मेमोरी को रिस्टोर किया जा रहा है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो मैं इसे याद दिला रहा हूं कि ये ओरिजिनल स्टेट में कैसा दिखता था। इससे पहले कि शन किंगसी कुछ रिएक्ट कर पाती, मैंने उस अजीब से दिखने वाले सोल्डरिंग आयरन को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। उसके एंड पर एक नीडल लगी हुई थी जो धीरे धीरे लाल हो रही थी। ये चेन देखकर शन चिंगची का शौक अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि उसकी हार्ट बीट और तेज हो गई। तुम ये क्या कर रहे हो? इस लाल गरम नीडल का क्या करने का प्लान है? लेकिन मेरे चेहरे पर इस वोट एक अलग ही लेवल की सीरियसनेस थी। मैंने उस नीडल को बिल्कुल स्टेडी रखा और धीरे धीरे मॉड्यूल के उस डैमेज हुए कोर प्रोब एरे के पास ले गया। जैसे ही नीडल पास पहुंची, एक बारीक सा इलेक्ट्रिक स्पार्क, जिसे नॉर्मल आंखों से देखना मुश्किल था, फ्लैश होने लगा। शन किंची ने अपनी आंखों के सामने वो नजारा देखा जिसे वो पूरी लाइफ नहीं भूलने वाली थी। इतना शॉक मत हो, ये बस एक कोल्ड एटम ग्लास टेक्निक है। लॉन्ग एकेडमी के रिसर्चर्स का लेवल बस इतना ही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने दुनिया ही नहीं देखी। ये बस एक कोल्ड एटम ग्लास ही तो है। तुम जो बोल रहे हो तुम्हें उद भी समझ आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के रिसर्च पेपर्स में भी हम इस बारे में लिखने की हिम्मत नहीं करते। शन किंची हैरानी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसे लगा जैसे सालों की पढ़ाई और रिसर्च से बना उसका पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू उसके सामने खड़ा ये आदमी अपने इस कबाड़ सिस्टम से तोड़कर रख रहा है। ऑल राइट, अब लास्ट स्टेप प्रोब एरे और माइक्रोन लाइंस को रीबिल्ड करना है। शन चिंची बस फटी आंखों से मुझे देखती रही। जब मैंने पास रखे एक बिस्किट बॉक्स से थोड़ा सा पाउडर निकाला और उसे एक छोटी ग्लास बॉटल में डाल दिया। फिर मैंने उस एग बीटर को बॉटल के अंदर डाला और अपना काम शुरू कर दिया। ये तो अल्ट्रॉनिक एकॉस्टिक लेविटेशन है। ओ, तुमने ये देखा है? इसका मतलब तुम्हारा रिसर्चर होना एकदम बेकार नहीं है। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और फिर सोडिंग आयरन को स्टार्ट किया। शन चिंगसी ने एक स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा कि वो जली हुई बेसबोर्ड लाइंस बहुत ही फास्ट स्पीड से रिपेयर हो रही थी और रिपेयर होने के बाद वो ओरिजिनल से भी ज्यादा परफेक्ट लग रही थी। डन, रिपेयर हो गया। वैसे इस चीज की प्रिसीजन सच में बहुत हाई लेवल की है। ये सुनते ही शन किंगसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये इतनी जल्दी रिपेयर हो गया? अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। तुमने सच में एक नीडल और बिस्किट बॉक्स के इस कबाड़ से इसे फिक्स कर दिया? मेरी स्किल्स पर डाउट कर रही हो? तुम तो लगातार यही खड़े होकर सब देख रही थी ना। अगर ट्रस्ट नहीं है तो उद चेक कर लो। ओ बाय द वे, मैंने तुम्हारी लिथोग्राफी मशीन की प्रिसीजन को थोड़ा और अपग्रेड कर दिया है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा मनी लगेगी। मेरी ये बात सुनते ही शन चिंगची की आंखें और बड़ी हो गई। उसके दिमाग में अभी भी मेरी बताई गई कोल्ड एटम ग्लास टेक्नोलॉजी घूम रही थी। उस भारी शॉक के बीच मैं उसके लिए किसी हिडन मास्टर से कम नहीं था, और अब ये हिडन मास्टर उससे दुनिया की सबसे चीप चीज के बारे में बात कर रहा था। पैसा? बॉस, तुमने अभी जो बैटरी कंट्रैक्शन के बारे में बताया था उसका क्या मतलब था? ओ, वो मैंने बताया तो था, वो मेरी एंसेस्ट्रल टेक्निक है। हम ये सीक्रेट किसी आउटसाइडर को नहीं बताते। एंसेस्ट्रल टेक्निक लिथोग्राफी मशीन को मार्केट में आए हुए कितने ही साल हुए हैं। तुम्हारे एंसेस्टर्स तो काफी यंग रहे होंगे। अरे, तुम कह रहे थे कि तुम्हें एक्स्ट्रा मनी चाहिए। कितना? बस इतना का ही रहेगा। मैंने अपनी 3 उंगलियां हवा में उठा दी। ये 30,000 है या 3 लाख? शन किंची एक बार फिर कंफ्यूज हो गई। ज्यादा ऑफर करना ठीक नहीं था, लेकिन कम ऑफर करना तो और भी बुरा हो सकता था। ठीक है, 300,000 डन। अरे ओ मैडम, तुम गवर्नमेंट के पैसे को पैसा ही नहीं समझती क्या? 300 रुपए? बार बार ये लाखों की बातें करना बंद करो। ठीक है। ये सुनते ही शन किंची की बड़ी बड़ी आंखों में डिसबिलीफ सा झलक रहा था। तुमने इसे पूरी तरह रिपेयर कर दिया है। क्या तुम एक बड़ा अमाउंट मांगने का ट्राई भी नहीं करोगे? ये लिथोग्राफी मशीन की टेक्नोलॉजी है। अगर तुम करोड़ों भी मांगते ना तो भी मुझे देने पड़ते। टोटल 800 रुपए हुए। 1 रुपया भी कम नहीं। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। मैंने तुम्हारे मॉड्यूल की प्रिसीजन को कैलिब्रेट कर दिया है। आई एम रियली सॉरी, पर यह मॉड्यूल सच में थोड़ा पुराना हो चुका था।
मुझसे रुका नहीं गया। ओरिजिनल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत ही खराब थी, इसलिए मैंने उसे 1 परसेंटेज पॉइंट आगे बढ़ा दिया है। इससे तुम्हारे प्रोजेक्ट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डलेगा ना? तुमने कितना कहा? 1 परसेंटेज पॉइंट। यह सुनकर शेनचिंग जी की सांसें अटक गईं। एक प्रोफेशनल होने के नाते उसे इस 1 परसेंटेज पॉइंट की असल वैल्यू बहुत अच्छे से पता थी। सुनो बॉस, तुम अभी भी यहां से कुछ मुहूर्त में ले जाने का प्लान कर रही हो क्या? शेनकिंची पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा ये आदमी आयर है क्या चीज। एक पल में वो किसी टॉप लेवल का मास्टर लगता था और अगले ही पल एकदम सस्ते लेवल की बातें करने लगता था। नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि फ्यूचर में अगर कुछ रिपेयर करवाना हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही कांटेक्ट करूं। मुझे तो लग रहा है तुम्हें डर है कि काम ठीक से नहीं हुआ और मैं भाग जाऊंगा। टेंशन मत लो, मेरी शॉप यही है, तुम कभी भी आ सकती हो। अगर रिपेयर में कोई फॉल्ट निकला तो मैं तुम्हारे वो 800 रुपये रिफंड कर दूंगा। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर दीन जोदेहो का नाम फ्लैश हो रहा था। जैंग लिंगशुए, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें लिथोग्राफी मॉड्यूल रिपेयर करवाने के लिए नहीं भेजा था? दीन, आप रिलैक्स कीजिए, काम हो गया है। मैं उसे लेकर बस वापस ही आ रही हूं। रिपेयर हो गया। तुमने उसे कहां से फिक्स करवाया? एक लोकल होम अप्लायंस रिपेयर शॉप से। जैंग लिंगशुए, क्या टेंशन के मारे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो एक लिथोग्राफी मशीन है। दीन, मैं सच कह रही हूं, वो एकदम फिक्स हो गया है। कोर सेंसर अरे और माइक्रोन लेवल कंडक्शन लाइंस पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी हैं। और तो और उसकी प्रेसिजन भी 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ गई है। यह सुनते ही फोन पर एक लंबी साइलेंस छा गई। फिर वहां से एक भारी आवाज आई, तुम अभी कहां हो? मैं तुम्हें उद पिक करने आ रहा हूं। रास्ते भर रिसर्च इंस्टीट्यूट की गाड़ी पाब्लो की तरह स्पीड में दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे डीन जोदेहो का चेहरा गुस्से से लाल था। बॉक्स को सीने से लगाए बैठी उस लड़के की नर्व्स टेंशन से फटने को हो रही थी। उसे पता था कि डीन इस वोट फटने की कगार पर है, लेकिन उसके दिमाग में बस मेरा वो मजाकिया चेहरा और वो कबार जैसे दिखने वाले टूल्स ही घूम रहे थे। उसे तो डाउट हो रहा था कि कहीं वो खुली आंखों से कोई अजीब सा सपना तो नहीं देख रही थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के बाहर अलग अलग प्रोजेक्ट टीम्स के रिसर्चर्स पहले से ही खड़े थे। जैसे ही गाड़ी मेन गेट पर रुकी, सबने उसे घेर लिया। लिंगशुए, क्या हुआ? मॉड्यूल रिपेयर हो गया क्या? चीजें कहां हैं? जल्दी बाहर निकालो। हमारा प्रोजेक्ट अब और डिले अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, रिपेयर तो हो गया है। रिपेयर हो गया है, इसका क्या मतलब है? और तुमने इसे आयर कहां से फिक्स करवाया? हमारी प्रोफेशनल एजेंसीज ने कहा था कि इसे रिपेयर करने में मिनिमम कई महीने लगेंगे और तुम बस कुछ घंटों में इसे रिपेयर करवा लाई। वो मैंने इसे एक होम अप्लायंस रिपेयर शॉप से फिक्स करवाया है। ये सुनते ही वहां खैरे सभी लोगों की सांसें अटक गईं। होम अप्लायंस रिपेयर? ये एक लिथोग्राफी मशीन है, तुम इसे किसी अप्लायंस रिपेयर शॉप पर कैसे ले जा सकती हो? ये क्या बकवास है? जैंग लिंगशुए, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम पूरी लॉन्ग एकेडमी के फ्यूचर के साथ मजाक कर रही हो? ये सब सुनकर वो बुरी तरह कांपने लगी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बस सब चुप हो जाओ, डीन ने चिल्ला के कहा। जैंग लिंगशुए, क्या तुम श्योर हो कि ये फिक्स हो गया है? उसका दिमाग इस वक्त पूरी तरह से ब्लैंक था। उसने बस चुपचाप अपना सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है, इस मॉड्यूल को लैब नंबर 1 के क्लीन रूम में ले जाओ और टेस्टिंग स्टार्ट करो। अगर ये रिपेयर हो गया है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन अगर नहीं तो मिलिट्री कोर्ट जाने के लिए तैयार रहना। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि सारी उम्मीदें बस उस अजीब से रिपेयर शॉप वाले बॉस पर ही टिकी थी। लैब नंबर 1 के क्लीन रूम में प्रोटेक्टिव सूट्स पहने कुछ प्रोफेशनल्स ने बहुत ही केयरफुली उस बॉक्स से मॉड्यूल निकाला और टेस्टिंग शुरू कर दी। माय गॉड, ये किस लेवल की वेल्डिंग टेक्निक है? रिपेयर की गई लाइंस कितनी परफेक्ट लग रही हैं। क्या जैंग लिंगशुए ने किसी ऐसे हिडन मास्टर को ढूंढ निकाला है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सीधा ओरिजिनल फैक्ट्री से बन के आया हो। नहीं रुको, ये तो ओरिजिनल फैक्ट्री के मॉडल से भी ज्यादा परफेक्ट है। इसमें रिपेयर का एक सिंगल ट्रेस तक नहीं दिख रहा। बस कुछ ही मिनट बीते थे, अचानक लैब से लोगों की हैरानी भरी आवाजें आने लगी। बाहर खैरी लिंगशुए घबराहट में उन्हें देखने लगी। वेट, इस मटेरियल को एनालाइज करो। हमारे पास इस तरह का कोई रिपेयर मटेरियल मौजूद ही नहीं है। यस डीन, मटेरियल टीम तुरंत सिस्टम स्टार्ट करो। मटेरियल टीम ने मॉड्यूल के रिपेयर्ड पार्ट्स की फुल स्कैनिंग और एनालिसिस शुरू कर दी। लिंगशुए के दिल की धड़कनें एक बार फिर से तेज हो गई। डीन, हमारा डाटाबेस शो कर रहा है कि हमारे पास करंटली ऐसा कोई मटेरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या डाटा सेट में भी नहीं है? ये 2026 चल रहा है। क्या दुनिया में अभी भी ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें डिस्कवर नहीं किया गया है? क्विक, तुरंत पावर सप्लाई ऑन करो और टेस्टिंग शुरू करो। डीन जोदेहो अपने दिल की लूशी को छिपा नहीं पा रहे थे। सभी रिसर्चर्स तेजी से अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए।
पावर सिस्टम सेल्फ चेक कंप्लीट, नो एरर, इंटरनल लॉजिक यूनिट टेस्ट कंप्लीट, नो एरर, इंटरनल टेस्टिंग डन, वैल्यूज कंट्रोल रेंज में है। बारी स्क्रीन पर एक के बाद एक ग्रीन इंफॉर्मेशन फ्लैश होने लगी। हर एक आवाज वहां मौजूद सभी लोगों के दिल पर किसी हथौड़े की तरह लग रही थी। एक ऐसा मॉड्यूल जिसे फिजिकली बर्नआउट डिक्लेयर कर दिया गया था, उसने सारे सेल्फ चेक प्रोसेस पास कर लिए थे। ये इम्पॉसिबल है, ये साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। जल्दी से प्रिसिजन टेस्ट स्टार्ट करो। जो देहो लड़खड़ाते हुए अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गए, जैसे उनके शरीर की सारी एनर्जी ऐप्न हो गई हो। रिपोर्ट डीन, वैल्यूज में कुछ अजीब है। उस रिसर्चर की बात सुनते ही पास खैरी शेनचिंग सी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। उसकी हथेलियों का पसीना उसकी स्लीव्स तक को भिगो रहा था। क्या सच में कोई प्रॉब्लम हो गई है? जो देहो भी झटके से अपनी कुर्सी से खेरे हो गए। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? ये किसी बहुत ही हाई लेवल लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल लग रहा है। इसके वैल्यूज हमारे प्रीवियस वैल्यूज से 1 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है। मुझे डाउट है कि ये मॉड्यूल हमारा है भी या नहीं, क्योंकि फिलहाल दुनिया में इस लेवल की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। 1 परसेंटेज पॉइंट बच गया है। जो देहो को लगा जैसे उनके ऊपर कोई बिजली गिर गई हो। उनकी आंखें ऊपर की तरह घूमी और वो सीधे जमीन पर गिर पड़े। वहां मौजूद सभी लोग बेहद एक्साइटमेंट के साथ स्क्रीन पर स्क्रॉल होते डाटा को देख रहे थे, लेकिन पास खरी शेनचिंग सी अभी भी ब्लैंक होकर सबको बस घूरे जा रही थी। तो क्या हमारी लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन मॉड्यूल सच में रिपेयर हो गया है? क्या ये रिपेयर हो गया है? तुम इसमें से क्या वर्ड हटा दो। हाँ, ये रिपेयर हो गया है शाओशे। ये सिर्फ रिपेयर नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। तुमने कमाल कर दिया है। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। मैंने कमाल कर दिया? वो हैरान होकर खुद की तरह इशारा करने लगी। वो अभी भी उस घबराहट और टेंशन से बाहर नहीं आ पाई थी। अभी कुछ देर पहले ही तो डीन उसे मिलिट्री कोर्ट भेजने की बात कर रहे थे, और पलक झपकते ही उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। जांग लिंगशुए, इस मेजर टेक्निकल चैलेंज को पार करने में तुम्हारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं अभी तुम्हें इस रिसर्च टीम का लीडर अपॉइंट करता हूं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। लॉन्ग अकेडमी में एंट्री पाना ही किसी नॉर्मल इंसान के लिए सबसे बड़ा सपना होता है, और टीम लीडर बनना, वो तो इसके लिए क्वालिफाई भी नहीं करती थी। क्या ये सब इस मॉड्यूल के रिपेयर होने की वजह से है? इसका मतलब अब उसे उस बिल्कुल ही नॉन सीरियस से लगने वाले यंग बॉस की बातों पर यकीन करना पड़ेगा। उसने ना सिर्फ लिथोग्राफी मॉड्यूल को रिपेयर किया, बल्कि 1% प्रिसिजन अपग्रेड वाली बात भी सच थी। चलो बताओ टीम लीडर जांग, इतने सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स ने इसे रिपेयर करने से मना कर दिया था, तो तुम किस सीक्रेट मिलिट्री फैक्ट्री या टॉप एजेंसी के पास गई थी? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे युद्ध वहां जाकर उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। मैंने सच में आप सबसे झूठ नहीं बोल रही हूं। मैंने सच में इसे एक होम अप्लायंस रिपेयर शॉप से फिक्स करवाया है। रिपेयर शॉप? अरे, एक नॉर्मल टीवी रिपेयर करने में उनकी जान निकल जाती है, और ये तो लिथोग्राफी मशीन है। जांग लिंगशुए, कहीं तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल भी फनी नहीं है। मैं सच में कोई मजाक नहीं कर रही। उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं उस शॉप पर गई, क्योंकि उसके दरवाजे पर लगा साइन बोर्ड बहुत ही अट्रैक्टिव था। साइन बोर्ड? कैसा साइन बोर्ड? ऊपर स्पेस स्टेशन से लेकर नीचे एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन तक जिस भी चीज में पावर है वो उसे रिपेयर कर सकता है। ये बात सुनते ही पूरी लब में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर मैं अंदर गई और उस बॉस ने एक सोल्डरिंग आयरन, हीट गन और एक एग बीटर का यूज करके इस मॉड्यूल को रिपेयर कर दिया, और लास्ट में मुझसे टोटल 800 रुपए लिए। वहां खड़े सभी लोगों का रिएक्शन देखकर उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई। इस वक्त हर कोई शेनचिंग सी को ऐसे देख रहा था जैसे उन्हें सांस लेना ही याद ना हो। एग बीटर से लिथोग्राफी मशीन रिपेयर कर दी? ये क्या मजाक चल रहा है? अगर किसी के पास सच में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो पूरी दुनिया उसके लिए लड़ने लगेगी। ये देखकर जो देहो तुरंत एक बंदम आगे आए और चिल्लाकर बोले, इस मैटर को टेम्पररी रूप से टॉप सीक्रेट डिक्लेयर किया जाता है। अगर किसी ने भी ये बात बाहर लीक की तो उस पर एस्पियनाज का चार्ज लगेगा। प्रोजेक्ट टीम, अभी तुरंत इस नई प्रेसिशन के बेस पर चिप्स का एक बैच तैयार करो। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए। ये कहकर जो देहो ने अपना हाथ हिलाया। शाओशुए, तुम अभी मत जाना। क्या तुम्हें याद है कि वो रिपेयर शॉप कहां पर है? हाँ, मुझे याद है। ठीक है, तो तुम मुझे वहां लेकर चलो। मैं उस बॉस से मिलना चाहता हूं। तुम बाहर मेरा वेट करो, मैं कुछ लेकर आता हूं। अगर वो बॉस इस चीज को रिपेयर कर पाया तो वो जो भी मांगेगा मैं जो देहाओ उसे ला कर दूंगा। कुछ मिनट्स बाद आखिरकार जो देहाओ भागते हुए बाहर आए, लेकिन जब शेनचिंग सी ने उनके हाथ में पकड़ी चीज को देखा तो उसका दिल धक से रह गया। ये तो बेडो 3 ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की चिप है।
क्या डीन सच में उस बॉस से इसे रिपेयर करवाने का प्लान बना रहे हैं? क्या ये सच में रिपेयर हो सकती है? कुछ ही देर बाद वो दोनों ड्राइव करके मेरी शॉप पर पहुंच गए। दरवाजा खोलते ही उसने बहुत ही फ्रेंडली टोन में मुझे ग्रीट किया। बॉस, लॉन्ग टाइम नो सी, इस बार एक और इंसान को साथ लाई हो। क्या मुझसे पंगा लेने का प्लान है? नहीं बॉस, आप गलत समझ रहे हैं। आपने जो चीज रिपेयर की थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरे एक सीनियर हैं, इन्होंने आपकी स्किल्स के बारे में सुना है, इसलिए ये चाहते हैं कि आप इनकी भी एक चीज चेक कर ले। क्योंकि ये लोग यहां मुझसे पंगा लेने नहीं आए थे तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। चलो, अगर तुम रिटर्निंग कस्टमर हो तो मैं तुम्हें फेस वैल्यू दे देता हूं। निकालो अपना सामान, मैं भी तो देखूं आखिर मटर क्या है। दूसरी तरह जो देहो दरवाजे से अंदर बंदम रखने के बाद से ही शॉप के एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे थे। ये जगह उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा खटारा थी। उन्हें लगा था कि जो जगह लिथोग्राफी मशीन रिपेयर कर सकती है वहां कम से कम कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट तो होगा ही। लेकिन यहां प्रोफेशनल इक्विपमेंट का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि ये तो किसी नॉर्मल रिपेयर शॉप से भी ज्यादा कबाड़ लग रही थी। मेरी बात सुनकर जो देहो ने अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स खोला। बॉस, जरा इसे देखिए, क्या ये रिपेयर हो सकता है? मैंने उस चिप को उठाया और ऐसे नाटक करने लगा जैसे मैं उसे डीपली एनालाइज कर रहा हूं, जबकि अंदर ही अंदर मैं पागलों की तरह सिस्टम को पुकार रहा था। सिस्टम सिस्टम जल्दी स्कैन करो। मेन लॉजिक गेट ओवरलोडेड, डाटा बफर फेल्ड। मिलिट्री ग्रेड। मुझे दरवाजे से अंदर आते ही समझ आ गया था कि ये बुढ़ा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मिलिट्री से जूझ होगा। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वालों की नजर मुझ पर पड़ चुकी है। यंग ब्रदर, ये चिप, ये बेदो सैटेलाइट नेविगेशन चिप ही तो है ना? इसका मेन लॉजिक गेट उड़ चुका है और साथ ही डेटा बफर जोन भी पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सडन हाई वोल्टेज शॉक की वजह से हुआ है। तुम लोगों के प्रोटेक्शन मेजर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मेरी बात खत्म होते ही पूरी रिपेयर शॉप में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जो देहो की उन गहरी और एक्सपीरियंस्ड आंखों में पहली बार इतना बड़ा शॉक दिखाई दे रहा था। लगता है इस लड़के में सच में कुछ बात है। तो बॉस, क्या यह चीज आपकी शॉप पर रिपेयर हो सकती है? हाँ, हो जाएगी। लेकिन पैसे का क्या? मैंने अपने हाथ की 5 उंगलियां हवा में उठाई और जोदहो की आंखों के सामने लहरा दी। ये देखकर जोदहो अंदर ही अंदर उसी से पागल होने लगे। 500,000? अरे 5 लाख तो छोड़ो, अगर ये 50 मिलियन भी मांगता तो भी टोटली वर्थ इट था। ठीक है, क्यूआर कोड से पेमेंट करूं या कैश दूं? अरे नहीं, 500,000 नहीं, सिर्फ 500 रुपए। इतने में तो इस चिप को रखने वाला बॉक्स भी नहीं आता। ये प्राइस तो सीधा हमारे नेशन की कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बेइज्जती है। करवाना है तो करवाओ, वरना जाओ। तुम रिसर्च करने वालों के पास पैसा बहुत आसानी से आ जाता है लगता है। सिर्फ 500 रुपए लगेंगे। अगर एक वर्ड भी ज्यादा बोला तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। रिपेयर रिपेयर रिपेयर। बॉस, हम रिपेयर करवाएंगे। जो देहो इस वक्त पूरी तरह से स्पीचलेस थे। वो बस अपनी आंखों से उस चिप को देख रहे थे, एक ऐसी चिप जिससे पूरे देश का स्ट्रेटेजिक बेस जुड़ा था। और उस चिप को एक लग रहा सिर्फ 500 रुपए में रिपेयर करने जा रहा था। अगर तुम लोग रिटर्निंग कस्टमर नहीं होते ना तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं लेता। तुम्हें क्या लगता है मैं इन 500 रुपयों के लिए तरस रहा हूं? सच में मजेदार है। हालांकि मेरी ये बात सुनकर जोदेहो का चेहरा तेजी से बदलने लगा। तुम इसे मजेदार कह रहे हो? ये पूरे बेडो सैटेलाइट का कोर पार्ट है। ये लड़का अभी तो एकदम सीरियस लग रहा था, अचानक से इसे क्या हो गया? डीन, आप टेंशन मत लीजिए। ये बॉस ऐसे ही हैं, इनके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ा अजीब बिहेव करते हैं। मैंने उससे से लाल हो चुके जोदेहो को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और शॉप के कोने में जाकर एक और छोटा बॉक्स उठा लाया। जैसे ही मैंने बॉक्स खोला, जोदेहो का दिल उनके गले में आ गया। एक बहुत ही पुरानी हैंड ड्रिल जो पता नहीं किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक से उठाकर लाई गई थी, एक पुराना सा हेयर स्ट्रेटनर और एक हैंड क्रैंक्ड कॉफी ग्राइंडर जैसी दिखने वाली मशीन। अगर इन सारी चीजों को एक साथ किसी कबाड़ी वाले को भी बेचा जाए तो वो इसके 5 रुपए भी नहीं देगा। जो देहो उद को रोक नहीं पाए। कांपते हुए हाथों से उस कबादर की तरह इशारा करते हुए उनकी आवाज बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। बॉस, कहीं तुम इन बेकार चीजों से मेरी चिप रिपेयर करने तो नहीं जा रहे? क्या हुआ? मेरे टूल्स पसंद नहीं आ रहे तो ठीक है, अपना सामान उठाओ और ऊद ही जाकर रिसर्च करो। मेरी इस छोटी सी रिपेयर शॉप में तुम जैसे बड़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मूड तुरंत खराब हो गया और मैंने सारे टूल्स वहीं फेंककर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, रिपेयर नहीं करना मुझे। बॉस, हम रिपेयर करवाएंगे। देखिए, हमने पैसे भी दे दिए हैं। ये देखकर शनचिंगसी ने बीच में आते हुए जल्दी से मामले को शांत किया। जोदेहो का चेहरा उससे से लाल हो चुका था, लेकिन शनचिंगसी ने जबरदस्ती उन्हें शांत करवा दिया।
मैंने जो देहो को एक तीखी नजर से देखा और फिर धीरे से उस हेयर स्ट्रेटन को चिप पर क्लाम कर दिया। उसी वक्त शेन किंची ने बड़ी ही प्रैक्टिस के साथ मेरा स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास उठा लिया। उस मैग्नीफाइंग ग्लास से जो देहो और शेन चिंची ने एक ऐसा नजारा देखा जिस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? तुम चिप को हेयर स्पा दे रहे हो क्या? जो देहो के तो रोंगटे ही खेड़े हो गए। उन्हें लग रहा था जैसे इतने सालों की उनकी सारी साइंटिफिक रिसर्च एकदम बेकार थी। एक हेयर स्ट्रेटनर चिप रिपेयर कर सकता है तो फिर उन्होंने आज तक जो भी पढ़ा उसका क्या मतलब था? अगर ऐसा ही था तो उन्हें सुपरमार्केट से 20 रुपए में एक स्ट्रेटनर खरीद लेना चाहिए था। कम से कम 500 रुपए तो बच जाते। शाओशुए, तुम श्योर हो ना कि उसने लिथोग्राफी मशीन ऐसे ही रिपेयर की थी? ये तो बिल्कुल बच्चों वाले खेल जैसा लग रहा है। किसी एंगल से ये रिपेयरिंग नहीं लग रही। हाँ डीन, आप उस पाउडर को देखिए। इस टेक्निक को अल्ट्रासोनिक अकोस्टिक लेविटेशन कहते हैं। अल्ट्रासोनिक अकोस्टिक लेविटेशन, ये कैसी टेक्नोलॉजी है? क्या ये किसी किताब में है? मैंने उन दोनों की बकवास को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैंने वो डेंटिस्ट वाली हैंडल उठाई, उसमें थोड़ा पाउडर लगाया और चिप के डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर करने लगा। ये पूरा प्रोसेस लिथोग्राफी मॉड्यूल रिपेयर करने जैसा ही था, बस इस बार मटेरियल्स बिल्कुल अलग थे। एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्पार्क जिसे नॉर्मल आंखों से देखना नामुमकिन था, ड्रिल की टिप से निकलकर सीधे चिप की लाइंस पर बिल्कुल एक्यूरेटली हर उस जगह को रिपेयर कर रहा था जो कोलैप्स हो चुकी थी। ये चीज तो मैजिक से भी ज्यादा क्रेजी थी। लो, हो गया काम। ये इतनी जल्दी हो गया। ये बेडो सैटेलाइट नेविगेशन की चिप है। तुमने इसे इतने थोड़े से टाइम में कैसे रिपेयर कर दिया? अगर इसे किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को दिया जाता तो उन्हें महीनों लग जाते सिर्फ एक प्लान बनाने में। तो फिर और क्या करूं? ढोल नगाड़े बजवाऊं, रिबन कटवाऊं या तुम्हारे लीडर से स्पीच दिलवाऊं? जो देहो सच में इस लड़के को गालियां देना चाहते थे। इस लड़के की स्किल्स भले ही टॉप क्लास है, लेकिन इसकी जबान बहुत कड़वी है। इसकी एक लाइन ने ही उनकी बोलती बंद कर दी थी। मुझे इतनी कैजुअली सारे टूल्स वापस बॉक्स में फेंकते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अभी अभी कोई अराब लाइट बल्ब या राइस कुकर ठीक किया हो। एक बहुत ही अजीब सी अब्सर्डिटी की फीलिंग जो देहो के दिमाग पर छाने लगी। मैं पक्का पागल हो गया हूं या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूं? हाँ, मैं पक्का सपना ही देख रहा हूं। यह कैसे पॉसिबल है? जो देहो का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। दीन, अरे मैंने तो बस तुम्हारी एक चीज रिपेयर की है। तुम यहां मेरी शॉप में मत मर जाना। मुझे अपनी लाइफ चलाने के लिए इस शॉप की जरूरत है। मैं ठीक हूं। जो देहो ने उद को किसी तरह शांत करने की कोशिश की। डीन, आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ये बॉस का नॉर्मल ऑपरेशन है। नॉर्मल ऑपरेशन? शाओशुए, तुम्हें पता है इसने अभी जो पूरा प्रोसेस किया है उसका मेरे दिमाग पर कितना बड़ा असर हुआ है। हमारी लॉन्के एकेडमी के सैकड़ों एक्सपर्ट्स ने अपना पूरा खून पसीना एक कर दिया, फिर भी वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। और इसने एक टूटी हुई डेंटिस्ट ड्रिल और हेयर स्ट्रेटनर से लो हो गया। ओए बुढ़े, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। और हाँ, तुम्हारा वो जो लीप एल्गोरिदम था ना, वो बहुत ही लो लेवल का था, इसलिए मैंने उसे भी थोड़ा चेंज कर दिया है। और तुम्हारे बॉटम लेयर के ड्रैगन्स की क्वांटिटी भी काफी नहीं थी, उनका अरेंजमेंट भी गलत था, मैंने उसे भी एडजस्ट कर दिया है। बस ऐसे ही मेरी तरह से छोटा सा फावर। जो देहो को वापस नॉर्मल होता देखकर मैंने कहा, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा तुम तो यहीं पर टपक जाओगे। क्या इतने कम टाइम में तुमने ना सिर्फ चिप रिपेयर कर दी बल्कि एल्गोरिथम भी ऑप्टिमाइज कर दिया और ड्रैगन्स का अरेंजमेंट भी रीअरेंज कर दिया? क्या कोई इंसान सच में ऐसा कर सकता है? चलो ठीक है, अब अपनी चिप वापस ले जाओ। इस बार मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा, समझो? तुम्हारा यादा हो गया। अब इसकी लीप फ्रीक्वेंसी पहले से ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए और थ्योरी के हिसाब से एरर मार्जिन भी 1 या 2 लेवल और कम हो जाना चाहिए। एग्जैक्टली कितना कम होगा ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तुम लोग उद वापस ले जाकर टेस्ट कर लेना। जो देहो अब और सहन नहीं कर पाए। उनकी आंखें फटी रह गईं, पैर कांपने लगे और वो सीधे जमीन पर गिर पड़े। दूसरी तरफ लॉन्के एकेडमी की लैब नंबर 1 के क्लीन रूम में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर किसी का चेहरा इतना सीरियस था जैसे वो कोई बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हो। फोटोरेसिस्ट कोटिंग यूनिफॉर्मिटी चेक कंप्लीट, एरर अलाउबल रेंज में है, रेटिकल कैलिब्रेशन इन प्रोग्रेस, टारगेट प्रिसिजन 1% बढ़ गई है, वैक्यूम चेंबर प्रेशर स्टेबल, प्रेसेट वैल्यू तक पहुंच गया है। एक के बाद एक रिपोर्टिंग की आवाजें आ रही थी जिनमें एक अजीब सी जल्दबाजी थी। चीफ इंजीनियर है जिहेंग की नजरें बारी स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। वो अपने ईयरपीस में लगातार आ रही रिपोर्ट सुन रहे थे। 1 परसेंटेज पॉइंट का इंप्रूवमेंट, ये एक्सपेरिमेंट कितना भी रिडिकुलस क्यों ना लगे। अगर इसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म हो जाती है तो चाइना लिथोग्राफी मशीन्स की प्रेसिजन के मामले में फॉरेन कंट्रीज को मीलों पीछे छोड़ देगा।
एक लोकल रिपेयर शॉप का रिपेयर किया हुआ मॉड्यूल। ही जीहेंग को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। स्टार्ट एक्सपोजर सीक्वेंस। ही जीहेंग ने वॉकी टॉकी पर फाइनल ऑर्डर दे दिया। अगले ही पल एक हल्की सी आवाज हुई और लिथोग्राफी मशीन स्टार्ट हो गई। वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक ली। आज या तो इतिहास बनेगा या सब खत्म हो जाएगा। बड़ी स्क्रीन पर डाटा पागलों की तरह स्क्रॉल हो रहा था। हर एक कैरेक्टर के साथ वहां मौजूद हर इंसान की धकमें तेज होती जा रही थी। एक्सपोजर कंप्लीट, डेवलपिंग, क्लीनिंग एंड ड्राइंग, हर स्टेप एकदम टेक्स्ट बुक परफेक्ट था। जब वो वेफर, जिस पर ना जाने कितने लोगों की उम्मीदें टिकी थी, रोबोटिक आर्म के जरिए इंस्पेक्शन टेबल पर रखी गई, ही जीहेंग का दिल मानो धकना ही भूल गया। इंस्पेक्शन रिजल्ट परफेक्ट, सभी यूनिट प्रोजेक्ट्स नॉर्मल है, स्ट्रक्चर कंप्लीटली इंटैक्ट है और एक्चुअल प्रिसिजन 1.2% बढ़ गई है। पूरी लैब में एकदम से सन्नाटा छा गया। सब लोग बुतों की तरह ठहरे थे, जैसे किसी ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। सक्सेस, हम कामयाब हो गए। माय गॉड, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? वहां मौजूद लोग हंस रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से वोशी के आंसू छलक रहे थे। हे जीहेंग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे उस 1.2% को बस घूरे जा रहे थे। उनका शरीर ओशी से कांप रहा था। इतने सालों की प्रजाई, इतना सारा नॉलेज, एक होम अप्लायंस रिपेयर शॉप वाले ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। उसी वक्त चाइना के टॉप ऑफिशियल्स के कॉन्फ्रेंस रूम में माहौल कारी टेंस था। उस बड़ी सी टेबल पर चाइना के सबसे इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट बैठे हुए थे। जो देहो की रिपोर्ट सबने पढ़ ली है ना, अपने ओपिनियंस शेयर करे। सोंग मिंगयुएन ने टेबल पर उंगलियां मारते हुए कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। वहां मौजूद सभी लोगों के सामने लॉन्ग के एकेडमी के 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेटेस्ट रिपोर्ट रखी हुई थी। इसमें डिस्कशन जैसी क्या बात है, जो देहो मजाक कर रहा है। C7 लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन मॉड्यूल, वो मशीन का सबसे कोर पार्ट है। पूरी दुनिया में गिने चुने देश ही हैं जो उसे रिपेयर कर सकते हैं, और उसने उसे रिपेयर करने के लिए एक होम अप्लायंस रिपेयर शॉप को दे दिया। क्या वो लिथोग्राफी मशीन को टीवी समझता है? एल्डर यान उससे से अपनी जगह पर खड़े हो गए। मैं एल्डर यान की बात से सहमत हूं। रिपोर्ट में क्या बकवास लिखी है? एंसेस्ट्रल टेक्निक, हिडन मास्टर, उसे क्या लगता है वो कोई वुशिया नॉवल लिख रहा है? मुझे लगता है जो देहो पर काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो गया है, इसलिए उसे हेलुसिनेशंस होने लगे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने सालों से हमारा गला घोंट रखा है। हम समझ सकते हैं कि सबको जल्दी है, लेकिन ऐसे वक्त में हमें अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। जो देहो झूठी रिपोर्ट्स दे रहा है, ये सिर्फ ड्यूटी में नेग्लिजेंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तरह है। कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल और भी ज्यादा हैवी हो गया। ऑलमोस्ट सभी का ओपिनियन एकदम क्लियर था। सोंग मिंगयुएन सबकी बातें सुनकर और ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो जानते थे कि जो देहो एक बेहद स्ट्रिक्ट और रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट है। वो कभी भी ऐसी बकवास नहीं करेगा। रिसर्च फील्ड में डीन जो देहो का कंट्रीब्यूशन हम सब जानते हैं। शायद इस मामले में कोई और इसमें क्या मिरेकल हो सकता है? सबसे बड़ा मिरेकल तो ऊद ये रिपोर्ट है। मेरा मानना है कि 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट के सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स को तुरंत रोक देना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम भेजनी चाहिए। आई सेकेंड दैट, मैं भी सहमत हूं। सोंग मिंगयुएन ने वहां मौजूद उस सारे लोगों को देखकर एक गहरी सांस ली। जो देहो, इस बार तुमने सच में गलत जगह पंगा ले लिया है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर नॉक हुई और सेक्रेटरी भागता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा लाल हो रहा था। मिनिस्टर सोंग, 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट से एक अर्जेंट रिपोर्ट आई है। फिर से जो देहो, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? अब अगली रिपोर्ट में क्या बोलेगा कि उसने गंडम बना लिया है? एल्डर यान ने उससे से कहा। उनका चेहरा और भी भद्दा लग रहा था। रिपोर्ट में लिखा है कि 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी अभी एक न्यू टाइप की चिप डेवलप की है। इसमें टोटली न्यू कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड यूज किया गया है। न्यू स्टैंडर्ड? कितना न्यू? रिपोर्ट कह रही है कि इसकी प्रिसिजन हमारे प्रीवियस स्टैंडर्ड से 1 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है। यह सुनते ही पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया, और फिर अगले ही पल मानो बम फट गया। 1 परसेंटेज पॉइंट? तुम्हें इसका मतलब भी पता है? जल्दी से रिपोर्ट मुझे दो। एल्डर यान ने एक झटके में रिपोर्ट छीन ली। जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा, उनके हाथ कांपने लगे। क्या हुआ एल्डर यान, आप ठीक तो है? ये डाटा सही है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? इंसान झूठ बोल सकता है पर डेटा नहीं। वो इतने सालों से साइंटिफिक रिसर्च में थे, उन्हें एक नजर में पता चल जाता कि कौन सा डेटा 100% एक्यूरेट था। मैंने कहा था ना, जो देहो इतने सालों से डीन है, वो कभी रूल्स ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन ये सब कुछ बहुत ही अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास पहले से कुछ डाटा इकट्ठा हो और एक्सीडेंटली उन्हें ब्रेक थ्रू मिल गया हो? कोइंसिडेंस? 1 परसेंटेज पॉइंट का जंप, तुम इसे कोइंसिडेंस कह रहे हो? सोंग मिंगयुएन ने इन सब के झगड़े को इग्नोर कर दिया।
और जल्दी से रिपोर्ट लेकर वुड पढ़ने लगे। कुछ देर बाद उनकी नजरें 1.2% ब्रेक थ्रू पॉइंट और न्यू चिप वाले वर्ड्स पर ही टिक गईं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस रिपोर्ट का डेटा 100% रियल है। इसका मतलब ज़ोदेहो की पहली रिपोर्ट भी फेक नहीं थी। अब मेन प्रॉब्लम ये रिपेयर शॉप है। सॉन्ग मिंगयुएन ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर वोशी थी, लेकिन कंफ्यूजन उससे भी ज्यादा था। होम अप्लायंस रिपेयर शॉप, हिडन मास्टर, एंसेस्ट्रल टेक्निक, ये सब पढ़ने में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन एक अप्लायंस रिपेयर शॉप वाला लिथोग्राफी मशीन कैसे रिपेयर कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, उसने उसे रिपेयर कर भी दिया। मिनिस्टर सॉन्ग, मुझे लग रहा है ये सच नहीं है। वो एक लिथोग्राफी मॉड्यूल है, वो किसी होम अप्लायंस रिपेयर शॉप से कैसे रिपेयर हो सकता है? वो कोर मॉड्यूल है। पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश हैं जो उसे रिपेयर कर सकते हैं। शायद डीन जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है वो रिपेयर शॉप डीन जो का कोई सीक्रेट बेस हो, या शायद डीन जो किसी और सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। ये बातें उन्हें जितना हैरान कर रही थी, उस होम अप्लायंस रिपेयर शॉप को लेकर उनकी क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। हमें इस होम अप्लायंस रिपेयर शॉप के बारे में पता लगाना ही होगा। शाओली, कुछ लोगों को भेजकर पता लगाओ कि ये शॉप कहाँ है, और याद रखना, बहुत केयरफुली काम करना। अगले दिन मैंने किसी तरह गूद को काम किया और अपनी शॉप का दरवाजा खोला। कल ज़ोदेहो मेरी शॉप में ही बेहोश हो गया था। शुक्र है एम्बुलेंस जल्दी आ गई, वरना मेरे कमाए हुए वो कुछ 100 रुपए भी चले जाते। तभी 2 मिडिल एज्ड आदमी सीधे शॉप के अंदर आ गए। दोनों एकदम सीधे खड़े थे और उनके चेहरे पर बहुत सीरियसनेस थी। हालांकि उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनका पूरा ऑरा नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग था। उनके चेहरों पर तो जैसे साजा अंडरकवर लिखा हुआ था। क्या ये लोग कोई स्पाई सीरियल की शूटिंग कर रहे हैं? शॉप के अंदर आते ही उन दोनों ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उनका रवैया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे वो कुछ रिपेयर करवाने आए हों। कमाल है, कल ही एक मुसीबत को भेजा था और आज 2 और आ गए। मेरी ये छोटी सी रिपेयर शॉप तो आजकल इंटरनेट हॉटस्पॉट बनती जा रही है। बॉस, क्या शॉप खुली है? हाँ बिल्कुल। कहिए बॉस, क्या रिपेयर करवाना है? इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही, या डबल डोर फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा? बॉस जरा देखिए तो, क्या ये रिपेयर हो सकता है? उनमें से एक आदमी ने काउंटर पर एक छोटी सी चीज रखी। वो चीज एकदम स्क्वायर शेप की थी और उसकी पैकेजिंग काफी एक्सपेंसिव लग रही थी। ये क्या है? कोई पुराना MP3 प्लेयर या कोई पुराना पावर बैंक? हाँ, ये एक पुराना म्यूजिक प्लेयर है बॉस। क्या तुम इसे रिपेयर कर सकते हो? म्यूजिक प्लेयर? तुम्हारे यहाँ म्यूजिक प्लेयर ऐसे दिखते हैं क्या? क्या मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? जब वो अंदर आए थे तभी मैंने उनके पास मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को स्कैन कर लिया था। मेरे सामने रखी ये चीज एक ब्लैक हॉक मिलिट्री एन्क्रिप्शन डिवाइस थी। इसका लॉक नॉन स्टैंडर्ड पावर कट की वजह से एक्टिवेट हो गया था। ये दोनों यहां कुछ रिपेयर करवाने नहीं आए थे, ये तो मेरी चेकिंग करने आए थे। ये चीज देखने में काफी पुरानी लग रही है, इसे रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसी पुरानी चीजों को रिपेयर करने के लिए बहुत स्किल्स चाहिए होती है। कई बार इनमें कोई अराबी नहीं होती, बस ये नखरे दिखाती हैं। मैंने उस बगिंग डिवाइस को अपने हाथ में उछालते हुए कहा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरह देखा। मेरे इस नाटक को देखकर उन्हें अब थोड़ा उत्साह आने लगा था। इस बार मैंने अपना एग बीटर भी नहीं निकाला। मैंने बस अपनी उंगलियों से उस बगिंग डिवाइस पर कुछ ताप किया, बहुत ही स्लो और रिदमिक वे में। देखने में ये बस एक नॉर्मल टैपिंग लग रही थी, लेकिन वहां खैरे उन दोनों लोगों के पसीने छूट रहे थे। ये इमरजेंसी सीक्वेंस रीअरेंज कर रहा है। मैंने सुना है ये नेशनल लेवल का बगिंग डिवाइस है। ये सीक्वेंस रीअरेंज करना इंटरनल सेंसर्स को बिना डिस्ट्रॉय किए रीसेट करने के लिए होता है। लेकिन एक नॉर्मल रिपेयर शॉप के बॉस को ये कैसे पता? उन दोनों के दिमाग में जब ये सब तुरंत चल रहा था, तभी मेरे हाथ में मौजूद उस डिवाइस की रेड लाइट ब्लिंक करने लगी। लो, हो गया। मैं कह तो रहा था कि ऐसी चीजें बस नखरे दिखाती है। 20 रुपए हुए। QR कोड या कैश? मैंने वो बगिंग डिवाइस सीधा टेबल पर फेंक दिया और अपनी 2 उंगलियां उन दोनों की तरह कर दी। वो दोनों पूरी तरह से शॉक थे। तुम्हें कैसे पता? क्या मतलब? मैंने कहा तो था एंसेस्ट्रल टेक्निक है। मेरे दादाजी ने भी ऐसे ही गांव के ट्रैक्टर की बीमारी ठीक की थी। लेकिन एक बात बताओ बॉस, तुम दोनों इस बगिंग डिवाइस को MP3 प्लेयर क्यों बता रहे थे? ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर मैं सच में इसे म्यूजिक प्लेयर समझकर खोल देता और ये खराब हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी होती? मेरी ये बात सुनते ही उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें बिजली का झटका दे दिया हो। उन्हें लगा था कि इस लगरे को कुछ नहीं पता होगा, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि वो उनके अंदर आते ही सब समझ गया था। उन दोनों के पसीने छूट रहे थे और चेहरे शर्म से लाल हो चुके थे। छोड़ो ये सब बकवास, जल्दी से 20 रुपए ट्रांसफर करो। कहीं तुम लोग पैसे ना देने का तो प्लान नहीं बना रहे? बता दूं, यहां सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ,
हाँ, दे रहे हैं। उन दोनों ने लगातार अपना सिर हिलाया। जल्दी से फोन निकाला और 20 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब तुम्हारा कोई काम है, रिपेयर हो गया तो अब जा क्यों नहीं रहे? मैंने पेमेंट रिसीव होने का मैसेज देखा और उन्हें अजीब नजरों से देखने लगा। जा रहे हैं, बस अभी जा रहे हैं। उन दोनों ने अपना बगिंग डिवाइस उठाया। वो दोनों लोग जल्दी से मेरी शॉप से बाहर निकल गए। यो यो यो, चेक इट आउट। हालांकि शॉप से कुछ दूर निकलते ही वो दोनों गाड़ी में बैठे और जोर जोर से सांसें लेने लगे। मिनिस्टर सॉन्ग, हम बोल रहे हैं, सिचुएशन कैसी है? क्या वो रिपेयर शॉप सच में एग्जिस्ट करती है? हाँ मिनिस्टर सॉन्ग, शॉप भी एग्जिस्ट करती है और वो बॉस भी वही है, लेकिन वो आदमी हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा वियर्ड है। जैसे ही हम अंदर गए, हम उसके ट्रप में फंस गए। उसने ना सिर्फ उस चीज को देखते ही पहचान लिया, बल्कि उसे हमारा इंक्रिप्शन ब्रेक करने का तरीका भी पता था। क्या ये कैसे पॉसिबल है? वो बगिंग डिवाइस टॉप सीक्रेट लेवल का है। उसे डिजाइन ही इंटरनेशनल स्पेशल एजेंट्स के अगेंस्ट यूज करने के लिए किया गया था। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? मिनिस्टर सॉन्ग, मैं सच बोल रहा हूं। इस रिपेयर शॉप वाले बॉस में कुछ तो बहुत अजीब है। ये सब मैं आपको एक कॉल पर नहीं समझा सकता। ठीक है, तुम दोनों पहले वापस आ जाओ। यस सर। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की कॉरिडोर्स में मेडिसिन की स्मेल आ रही थी। एसीजी मॉनिटर से लगातार बीप बीप की आवाजें आ रही थी। दीन, आप होश में आ गए। चिप, हमारी चिप कहाँ है? चिप यहीं है। असिस्टेंट जल्दी से वो छोटा बॉक्स लेकर आया। जोदेहो ने घबराते हुए उस बॉक्स को खोलकर देखा। अंदर चिप पूरी तरह से सेफ थी। ये देखकर उनकी धड़कनें वापस नॉर्मल हुई। मुझे डिस्चार्ज चाहिए। दीन, डॉक्टर ने कहा है कि आपकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, आपको रेस्ट की जरूरत है। नहीं, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। मुझे अभी डिस्चार्ज चाहिए। जोदेहो जिद करते हुए अपने बेड से उठ खेरे हुए और जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने लगे। उन्होंने बेदो सैटेलाइट की चिप को अपने सीने से लगा लिया। पहले उनके लिए ये चिप बस एक कबाड़ थी, लेकिन अब ये किसी ट्रेजर से कम नहीं थी। गाड़ी निकालो, हमें अभी वापस जाना है। कुछ ही देर में 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग सामने थी। कई सिक्योरिटी चेक्स पार करने के बाद गाड़ी मेन बिल्डिंग के सामने रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, व्हाइट कोट पहने एक रिसर्चर भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर सा टेंशन दिख रही थी। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? डीन, सेंट्रल सिस्टम के लोग आ गए हैं। वो अभी लब में ही हैं। चलो चलकर देखते हैं। सेंट्रल सिस्टम के लोग? वो अचानक 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हैं? शायद वो हमारी लिथोग्राफी मशीन की न्यू प्रिसिजन चिप चेक करने आए हैं। उन्हें उस 1% प्रिसिजन वाले क्लेम पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो उद इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। तुमने क्या कहा? 1% प्रिसिजन वाली चिप डेवलप हो गई है? ये सुनकर जोदेहो की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, डेवलप हो गई है। आपके और टीम लीडर जांग के जाने के कुछ देर बाद ही ये काम हो गया था। ग्रेट, लेकिन उन्हें रिपोर्ट्स किसने सबमिट की? यूजुअली रिपोर्ट्स टैब सबमिट की जाती है जब हम 100% श्योर होते हैं। ये चिप अभी डेवलप हुई है और तुमने बिना टेस्ट किए सेंट्रल सिस्टम को रिपोर्ट भेज दी। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये फॉल्स रिपोर्टिंग का केस बन जाएगा। और साइंटिफिक डेटा में फॉल्स रिपोर्टिंग मतलब मिलिट्री इंटेलिजेंस में फॉल्स रिपोर्टिंग। तुम लोग खुद को प्रॉब्लम में क्यों डाल रहे हो? अब जो भी है, तुम तुरंत प्रोजेक्ट टीम के उन सभी लोगों को लैब में बुलाओ जो इस चिप डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे। जी डीन। जोदेहो तुरंत लैब की तरफ भागे। उस बरही क्लीन रूम लैब में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग लिथोग्राफी मशीन को देखकर आपस में बातें कर रहे थे और उन सब के बीच खड़े थे सेंट्रल सिस्टम के एल्डर यान। कैलिब्रेशन मॉड्यूल का फीडबैक लूप अपनी एक्सट्रीम लिमिट तक ऑप्टिमाइज है। ऑप्टिकल पाथ कॉम्पेंसेशन राउटिंग भी पूरी तरह से रीडिजाइन की गई है। ये तो सच में किसी मिरेकल जैसा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये सारे ऑप्टिमाइजेशंस ओरिजिनल फ्रेमवर्क में ही किए गए हैं। बेसिक प्रोटोकॉल्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है। ये कैसे पॉसिबल है? डीन जो, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी लैब में आईर चल क्या रहा है? लिथोग्राफी मशीन को छोड़ो, जरा इस चिप के बारे में बताओ। इसका स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? एल्डर यान की बातें सुनकर जोदेहो की सारी फॉर्मेलिटीज धरी की धरी रह गईं। एक्सप्लेन करूं? मैं क्या एक्सप्लेन करूं? उन्हें ऊद नहीं पता था कि चिप कैसे डेवलप हो गई, तो वो एक्सप्लेन क्या करते? एल्डर यान और बादी सभी एक्सपर्ट्स, इसे शब्दों में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। इससे अच्छा है कि हम सीधे टेस्ट डेटा पर फोकस करें, वो ज्यादा क्लियर होगा। किसी भी एक्सप्लेनेशन से ज्यादा इंपैक्ट एक्चुअल डेटा का होता है। नई डेवलप हुई चिप को बहुत ही केयरफुली उठाया गया और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के स्लॉट में रखा गया। बीजीजी स्लॉट अपने आप लॉक हो गया। एनवायरनमेंट सेल्फ चेक स्टार्ट। वैक्यूम एनवायरनमेंट नॉर्मल। टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग एक्टिव। सबसे पहले बेसलाइन कैलिब्रेशन प्रिसिजन टेस्ट स्टार्ट करो।
Calibration module response time 3.8 nanoseconds. Running stable. Optical path deviation correction rate 12.5 microns per second. डिजाइन इंडेक्स से 1.2% ज्यादा। यूनिट्स की रिपोर्ट सुनते ही वहां मौजूद क्राउड में हलचल मच गई। बस एक बेसिक डेटा ने ही सबके होश उड़ा दिए थे। एल्डर यान, ये डाटा सच में माइंड ब्लोइंग है। नॉर्मल लिथोग्राफी मशीन्स का पीक करेक्शन रेट 12.1 माइक्रॉन्स होता है। एल्डर यान ने बिना कोई रिएक्शन दिए बस कहा। बाहर से वो एकदम काम लग रहे थे। बेसलाइन टेस्ट पास, स्टेज 2 हाई इंटेंसिटी लोड टेस्ट स्टार्ट करो। जो देहो भी बाहर से एकदम एक्सप्रेशनलेस लग रहे थे, लेकिन उनका कांपता हुआ शरीर उनके अंदर की घबराहट सा बयां कर रहा था। कमांड इनपुट कंप्लीट। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन पर डाटा की एक बाढ़ सी आ गई, जो उस चिप के अंदर पागलों की तरह फ्लो कर रही थी। ये टेस्ट लिथोग्राफी मशीन के एक्सट्रीम कंडीशंस को सिमुलेट कर रहा था। अल्ट्रा हाई प्रिसिजन एक्सपोजर और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। चिप लोड 99.6%। टेम्परेचर बढ़ रहा है 45 डिग्रीज, 67 डिग्रीज, 70 डिग्रीज। आज या तो हिस्ट्री बनेगी या सब खत्म हो जाएगा। पूरी लैब में एकदम सन्नाटा था। सिर लोगों के थूक गटकने की आवाजें आ रही थी। प्रीवियस टेस्ट्स में अगर चिप सेफ टेम्परेचर से ज्यादा गर्म हो जाती थी तो सेल्फ प्रोटेक्शन मोड ऑन हो जाता था, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती थी और कैलिब्रेशन परफॉर्मेंस भी बुरी तरह गिर जाती थी। लेकिन इस वक्त होलोग्राफिक स्क्रीन पर कैलिब्रेशन रिस्पॉन्स टाइम का डेटा बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रहा था। यह अभी भी 3.8 नैनोसेकंड्स पर स्टेबल है। टेम्परेचर 76 डिग्रीज पर रुक गया है। ये कैसे पॉसिबल है? इसका थर्मल डिसिपेशन पावर स्टेबल कैसे है? ये हमारे डिजाइन प्लान से मैच नहीं कर रहा। एल्डर यान और बारी सभी लोग पूरी सीरियसनेस के साथ होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को देख रहे थे। इस चीज ने साइंस के सारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को तोड़कर रख दिया था। जो देहो को अचानक से एक बड़ा गेम खेलने का मन किया। क्यों ना सेंट्रल सिस्टम के इन बड़े लीडर्स को कुछ असली चीज दिखाई जाए। अटेंशन एवरीवन, फाइनल टेस्ट की तैयारी करो। एक्सट्रीम वाइब्रेशन, हाई हीट और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की कंडीशंस सिमुलेट करो। अल्ट्रा प्रिसिजन कैलिब्रेशन और फॉल्ट टॉलरेंस टेस्ट स्टार्ट करो। डीन, एक्सट्रीम वाइब्रेशन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स है। कोई भी चिप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो एक सेकंड में जल जाएगी। और जो हमने तुम्हारी नई चिप का सक्सेस देख लिया है, तुम्हें और टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही बहुत परफेक्ट है। लेकिन जो देहो इस वक्त पागलों की तरह बिहेव कर रहे थे। उन्हें किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। भले ही यहां एल्डर यान मौजूद थे, लेकिन ये 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट जोदेहो की टेरिटोरी थी। क्या तुम लोगों को मेरा ऑर्डर सुनाई नहीं दिया? एग्जीक्यूट इमीडिएटली। मैंने कहा नो टेस्ट। देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है। एल्डर यान सच में उससे में थे। इतनी शानदार चिप अगर जोदेहो के इन क्रेजी टेस्ट्स की वजह से खराब हो गई तो ये सारे साइंटिस्ट रो रो कर पागल हो जाएंगे। टेस्ट कंडक्ट करने वाले रिसर्चर्स के हाथ हवा में ही रुक गए। उनके माथों से पसीना टपक रहा था। एक तरह सेंट्रल सिस्टम के एल्डर यान थे, जिनकी पोजीशन 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी ऊपर थी। दूसरी तरफ उनके डायरेक्ट लीडर जो देहो। किसी को भी नाराज करना उनके लिए भारी पड़ सकता था। रिसर्चर्स को जो देहो का ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ा। जो लिथोग्राफी मशीन अभी अभी रुकी थी, वो फिर से स्टार्ट हो गई। होलोग्राफिक स्क्रीन पर डाटा फिर से पागलों की तरह स्क्रॉल होने लगा। जो देहो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो मिलिट्री कोर्ट जाने के लिए तैयार रहना। जो देहो ने उनकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उनकी आंखें बड़ी स्क्रीन पर गड़ी हुई थी। होलोग्राफिक स्क्रीन पर कैलिब्रेशन एरर रेट का डेटा लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। यह बता रहा था कि एक्सट्रीम कंडीशंस में चिप ऑप्टिकल पाथ कैलिब्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। अचानक स्क्रीन पर फाइनल एरर रेट फ्लैश हुआ। 0 एरर, 0 डिविएशन। वहां मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मेरी आंखें खराब हो गई है? रीटेस्ट, एक बार फिर से टेस्ट करो। यह सुनकर एल्डर यान का चेहरा उससे से लाल हो गया। उनके दांत किटकिटाने की आवाजें आने लगी। ये जो देहो का बच्चा, क्या ये इस चिप को रैप करके ही मानेगा? इस बार रिसर्चर्स ने बिना किसी हेजिटेशन के होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को फिर से स्टार्ट कर दिया। फाइनल रिजल्ट फिर से 0। एक बार, 2 बार, 3 बार, हर टेस्ट का रिजल्ट 0। माय गुडनेस, 5 बार टेस्ट हो चुका है। हमारी प्रीवियस चिप्स एक सिंगल टेस्ट पास नहीं कर पाती थी। पागलपन है। जो देहो पक्का पागल हो गया है। एक होम अप्लायंस रिपेयर शॉप वाले का रिपेयर किया हुआ मॉड्यूल, ये तो सच में किसी मिरेकल से कम नहीं है। एल्डर यान अब उद को और नहीं रोक पाए। डीन जो, तुम आयर, तुमने उस मास्टर को कहां से ढूंढा जो लिथोग्राफी मशीन को इस लेवल तक रिपेयर कर सकता है? क्या इतना काई है एल्डर यान? क्या हमारी चिप आपके स्टैंडर्ड से मैच करती है? काई है, काई है डीन जो, बहुत काई है। डीन 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 डीन।
और हाँ, मैंने मिलिट्री कोर्ट के बारे में जो कहा था ना, वो तो बस मजाक था। जो देहो भी अब थोड़ा एटीट्यूड दिखाने लगे। 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरे ड्रैगन नेशन में टॉप पर था। सेंट्रल सिस्टम के लोग यहां क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें उन पर ट्रस्ट नहीं था। एक टेस्ट पर ट्रस्ट नहीं था ना, अब मैंने तुम्हें 5 टेस्ट करके दिखा दिए। अब ट्रस्ट है या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल है। डीन जो, हम इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी तुम ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हो। वे जाओ, मेरी गाड़ी की डिक्की से वो बेस्ट क्वालिटी की दाहोंग पाउटी लेकर आओ। डीन जो को टेस्ट करवानी है। वहां खैरे सभी लोग ये नज़ारा देखकर हैरान थे। पूरे सेंट्रल सिस्टम में एल्डर यान का उत्साह बहुत फेमस था। डीन जो, ये हमारी 5 टेस्ट की डिटेल्ड डाटा रिपोर्ट है, प्लीज साइन कर दीजिए। अरे लाओ लाओ, मैं साइन कर देता हूं। इतनी छोटी सी बात के लिए डीन जो को परेशान क्यों कर रहे हो? एल्डर यान ने जल्दी से वो फाइल ली और उस रिपोर्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ने लगे। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। 5 टेस्ट्स और 5 अलग अलग रिजल्ट्स। इस चिप का स्टेबिलिटी रेट लगातार बद कैसे रहा है? ये तो सच में कोई जादू है। जरा इस फीडबैक कर्व को देखो। एल्डर यान उस डेटा को देखकर ओशी से पागल हो रहे थे। अगर उनके पास ऐसा डाटा और आ जाए तो फिर हमें वेस्टर्न कंट्रीज की धमकियों से डरने की क्या जरूरत है? ओल्ड जो, मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या ये सच में उसी रिपेयर शॉप वाले बॉस ने किया है? एल्डर यान ने उसी शीशी वो डॉक्यूमेंट्स अपने ब्रीफकेस में रखते हुए पूछा। क्या अभी भी ट्रस्ट नहीं है? अरे ट्रस्ट वाली बात नहीं है, बस ये सब बहुत ही अनबिलीवेबल है। कम से कम मुझे ये तो बताओ कि उसने मटेरियल कौन सा यूज किया था। ये हमारी साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, मैं उस बॉस को कॉल करता हूं, लेकिन तुम सब चुप रहना। हेलो बॉस, चेन। हाँ, डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं शेनकिंसी का अंकल बोल रहा हूं। मैंने उस दिन आपकी शॉप से कुछ रिपेयर करवाया था, याद है ना? हाँ हाँ, याद है। बोलो क्या काम है? फिर से कुछ बराब कर लिया क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए कॉल कर रहा था। तुमने वो जो लिथोग्राफी मॉड्यूल रिपेयर किया था ना, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ये भी कोई बताने की बात है? कुछ नया बताओ। तुम्हें पता है, तुम्हारी उस लिथोग्राफी मशीन को रिपेयर करने के लिए मुझे स्पेसिफिकली लाओगनमा चिली सॉस के ढक्कन से टिन निकालकर उसे पाउडर में क्रश करके वेल्ड करना पड़ा। मैं तो एनिमल बिस्किट्स के बॉक्स का ढक्कन यूज करने वाला था। मैंने तुमसे सिर्फ कुछ 100 रुपए लिए। ये तो समझो मैंने तुम्हें डिस्काउंट दे दिया। ये सुनते ही पूरी लब में एकदम सन्नाटा छा गया। ये क्या बकवास है? लाओगानमा चिली सॉस के ढक्कन से लिथोग्राफी मशीन रिपेयर हो गई? क्या चिली सॉस बेचने वाली कंपनी की टेक्नोलॉजी हमसे भी ज्यादा एडवांस है? बॉस चेन, लिथोग्राफी मशीन रिपेयर करने के तुम्हारे तरीके सच में बहुत यूनिक हैं। मुझे पहली बार फील हो रहा है कि लिथोग्राफी मशीन कितनी सस्ती चीज है। किसी भी ढक्कन से मेटल निकालकर उसे रिपेयर किया जा सकता है। अरे अंकल, काम की बात बताओ। मेरे पास और भी काम है। नहीं, बस यही बताना था। जो देहो की बात खत्म होते ही मैंने सीधा कॉल कट कर दिया। पूरी लब में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वो बॉस आयर में क्या कह रहा था? वो क्या रिपेयर करने जा रहा था? जोदेहो ने थूक गटकते हुए कहा। उसने कहा वो इंडक्शन कुकर रिपेयर करने जा रहा है। दरोज की आंटी को खाना पकाना है। उन्हें जल्दी है, खाना पकाना है। एल्डर यान ने ब्लैंकली रिपीट किया। खाना पकाना है, हमने हैरान होकर एक साथ कहा। और अगले ही पल एल्डर यान सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। जल्दी इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। कुछ मिनट्स बाद हॉस्पिटल के वार्ड में, डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन कैसी है? ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बस एक्सट्रीम एक्साइटमेंट की वजह से ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ गया है। तुम लोगों ने ऐसा क्या किया? इतनी उम्र में इन्हें ऐसी हार्ट अटैक वाली न्यूज मत दिया करो। ये सुनकर जो देहो की जान में जान आई। हार्ट अटैक वाली न्यूज? एक लिथोग्राफी मशीन को लाओगानमा के ढक्कन से रिपेयर होते देखने से ज्यादा हार्ट अटैक वाली बात और क्या हो सकती है? ये तो साइंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को ही पलट कर रख देने वाली बात है। डीनजो, आइर वो रिपेयर शॉप वाला आदमी है कौन? क्या हम उस बॉस से दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि आयर किस ब्रांड के ढक्कन से लिथोग्राफी मशीन रिपेयर हो सकती है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीन जो, तुम उसे हमसे छुपा नहीं सकते। ये पूरे नेशन के फ्यूचर का सवाल है। तुम टेंशन मत लो, सारा क्रेडिट तुम्हारा ही होगा। हम तुम्हारा क्रेडिट नहीं छीनेंगे। मुझे क्रेडिट की टेंशन नहीं है, बस उस बॉस का टेम्पर थोड़ा अजीब है। हमारी पोजीशन चाहे कितनी भी हाई क्यों ना हो, उसकी नजरों में हम कुछ भी नहीं है। तुम लोग थोड़ा वेट करो, मैं सही मौका देखकर उसे नेशन के लिए काम करने के लिए कॉन्विंस करूंगा। ये सुनकर बारी लोगों ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। दोपहर की धूप खिली हुई थी। सुबह का काम खत्म करने के बाद मैं मुंह में टूथपिक चबाते हुए दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रख अपनी कुर्सी पर झूल रहा था और सोच रहा था कि आज खाने में क्या खाया जाए।
तभी दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही प्यार भरी आवाज आई, लिटिल चैन, ओ लिटिल चैन, अभी तक खाना नहीं खाया ना? जरा इस रिपेयर किए हुए इंडक्शन कुकर को देखो, कितनी फास्ट कुकिंग करता है। मैंने अभी अभी फ्रेश डिश बनाई है, जल्दी से टास्ट करके बताओ। अरे थैंक्स आंटी, खाना बनाने की बात ही कुछ और है। 5 स्टार होटल्स के मसालों वाला खाना भी घर के नमक और प्यार से बने खाने के सामने फेल है। अरे मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, तुम मुझसे रिपेयर करने के पैसे ही नहीं लेते। अगर आज तुम नहीं होते तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता। तुम्हारी स्किल्स तो ऑफिशियल सर्विस सेंटर वालों से भी लाख गुना बेटर है। जहां एक तरफ मैं मजे से खाना एंजॉय कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल सिस्टम में मिनिस्टर सॉन्ग मिंगयोन के ऑफिस का माहौल कारी टेंस था। दोनों एजेंट्स सिर झुकाए सॉन्ग मिंगयोन के सामने खड़े थे। सॉन्ग मिंगयोन अपनी कुर्सी पर एकदम सीधे बैठे थे। उनके डेस्क पर वही ब्लैक हॉक मिलिट्री इंक्रिप्शन डिवाइस रखा हुआ था जिसे मैंने रिपेयर किया था। ये एक टॉप टियर मिलिट्री ग्रेड बगिंग डिवाइस है। इसका सिक्योरिटी लेवल ग्रेड ए पर है। इसके कोर इंक्रिप्शन को हमारे टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने कई बार अपडेट किया है, और तुम कह रहे हो कि एक लोकल रिपेयर शॉप वाले ने इसे क्रैक कर दिया। उसे कितना टाइम लगा? 5 मिनट्स? नहीं, 6 मिनट्स। एक मिलिट्री ग्रेड बगिंग डिवाइस, और तुम मुझसे कह रहे हो कि उसने इसे बिना किसी हैकिंग टूल के क्रैक कर दिया। क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लगता हूं? ये कैसी बकवास है मिनिस्टर, ये बिल्कुल सच है। हम अंदर गए और उसे बताया कि ये एक म्यूजिक प्लेयर है, लेकिन उसने डिवाइस हाथ में लेते ही डायरेक्टली टॉप सीक्रेट रीस्टार्ट सीक्वेंस टैप करना शुरू कर दिया। जिस ब्लैक हॉक सिस्टम को हमने परमानेंटली लॉक किया था, उसने उसे एक्टिवेट कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता था कि ये क्या चीज है, एक लोकल रिपेयर शॉप वाला टॉप सीक्रेट सीक्वेंस, वो भी बिना किसी गैजेट के सिर अपनी उंगलियों से क्रैक कर दे। ये सब सुनने में ही कितना फेक लग रहा है। पूरे ऑफिस में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सॉन्ग मिंगयुएन कुर्सी पर पीछे की ओर झुके अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, लेकिन उनका दिमाग पागलों की तरह दौड़ रहा था। उसकी शॉप कैसी है? क्या वहां कोई स्पेशल इक्विपमेंट है? नहीं, वो एक बहुत ही नॉर्मल सी रिपेयर शॉप है। चारों तरफ तेल के निशान, पुराने पार्ट्स, एकदम कबारजाना लग रही थी, बहुत ही मेसी। हमने अंदर जाते ही शॉप को अच्छी तरह स्कैन कर लिया था। वहां कोई हिडन कंपार्टमेंट या हाईटेक इक्विपमेंट नहीं था। सॉन्ग मिंगयुएन ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में निराशा सा झलक रही थी। एक ऐसा इंसान जो ब्लैक हॉक सिस्टम को ऐसे चुटकियों में क्रैक कर सकता है, वो एक कबाड़ जैसी रिपेयर शॉप में छुप कर क्यों बैठा है? ये अपने आप में ही बहुत सस्पिशियस है। कहीं वो जो देहो का कोई हिडन ट्रम्प कार्ड तो नहीं है? लेकिन नहीं, अगर वो जो देहो का ट्रम्प कार्ड होता तो वो उसे रिपोर्ट में क्यों हाईलाइट करता? ऑफिस का माहौल इतना टेंस था कि जैसे हवा ही रुक गई हो। तभी अचानक से दरवाजा जोर से खुला। मिनिस्टर सॉन्ग, ये देखिए, सक्सेस। जो देहो सच बोल रहा था। वो 1% प्रिसिजन वाली बात एकदम सच है। ये रिपोर्ट कहां से आई? सॉन्ग मिंगयुएन ने जल्दी से वो फाइल ली और उसे पढ़ते ही उनके माथे पर लकीरें खिंच गई। एल्डर यान हमें 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट लेकर गए थे। ये रिपोर्ट वहीं से आई है। मिनिस्टर सॉन्ग, अब इस रिपोर्ट के साथ हम पूरी दुनिया में अनाउंस कर सकते हैं कि चाइना ने लिथोग्राफी मशीन टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। एल्डर यान कहाँ है? वो तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आए? एल्डर यान हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हॉस्पिटल में? क्या हुआ उन्हें? कुछ वास नहीं, बस रिपोर्ट देखकर वो इतने एक्साइटेड हो गए कि बेहोश होकर गिर पड़े। डॉक्टर के वर्ड्स में कहूं तो एक्सट्रीम एक्साइटमेंट की वजह से ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया है। सॉन्ग मिंगयुएन पूरी तरह से स्पीचलेस हो गए। सेंट्रल सिस्टम का टॉप लीडर सिर एक चिप की रिपोर्ट देखकर हॉस्पिटल पहुंच गया। ऐसा लग रहा है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के मोनोपोली को तोड़ने का टाइम आ गया है। तभी डेस्क पर रखे फोन की रिंग बजने लगी। हेलो, जनरल जाओ, होश आओ। मुझे पता है, लेकिन नहीं, ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। जनरल जाओ, मैं जानता हूं कि आप सब होशाओ को हराना चाहते हैं, लेकिन ये रूल्स के एला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फोन उठाते ही सॉन्ग मिंगयुएन लगातार मना करने लगे। उनका चेहरा हर पल और भी ज्यादा टेंस होता जा रहा था। ओल्ड जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर ही नहीं सकता। सच कहूं तो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही नहीं सकता। होशाओ एक अल्टीमेट हेक्सागन वॉरियर है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज में वो सारे कमांडर्स का वर्स्ट नाइटमेयर है। वो इंसान कभी भी रूल से प्ले नहीं करता। उसके टैक्टिक्स इतने क्रेजी होते हैं कि कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। पिछले साल तुम्हारा एलीट आर्मर्ड डिवीजन ड्रिल एरिया के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था और डायरेक्टर ने तुम्हारी पूरी यूनिट को ऑफिशियली किल्ड इन एक्शन डिक्लेयर कर दिया था। होशाओ के साथ बैटल में सबसे बड़ा रूल यही है कि कोई रूल नहीं है। ओल्ड सॉन्ग इस बार की मिलिट्री एक्सरसाइज फ्यूचर की हाईटेक वॉरफेयर को सिमुलेट करने और काउंटर अटैक करने पर फोकस कर रही है। हम कल की आर्मी लेकर फ्यूचर की जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही होगी। इस बार मुझे हुओशाओ को हर हाल में हराना है। ओल्ड जाओ, बात हेल्प करने की नहीं है।
आर्मी के अपने रूल्स हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट के अपने रूल्स। हम दोनों अलग अलग सिस्टम्स हैं। तुम रिसर्च इंस्टीट्यूट के वेपन्स लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में नहीं घुस सकते। सॉन्ग मिंग्युन के चेहरे की मसल्स टेंशन से कांप रही थी। अगर उन्होंने हेल्प की तो ये बहुत बड़ा क्राइम होगा। एक्सरसाइज के बाद वेपन्स का इंस्पेक्शन पक्का होगा और उन पर शक आना सिर्फ वक्त की बात है। रूल्स तो डेड होते हैं पर इंसान तो जिंदा है ना। ओल्ड सॉन्ग, मिनिस्टर सॉन्ग, बस इस बार मेरी हेल्प कर दो। मैंने जो नए एलीट सोल्जर्स ट्रेन किए हैं, मैं उन्हें तुम्हारे यहां गार्ड ड्यूटी के लिए भेज दूंगा। और मेरे पास जो 20 साल पुरानी प्रीमियम माउटाई वाइन है वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। मुझे गार्ड्स की जरूरत नहीं है, मेरे पास सिक्योरिटी है और मुझे वाइन का भी कोई शौक नहीं है। ब्रदर सॉन्ग, मैं तुम्हें ब्रदर सॉन्ग बुला रहा हूं, अब तो मान जाओ। मुझे कुछ लाजर वेपन्स या ईएमपी डिवाइसेस दे दो, मैं तुम्हें ज्यादा ट्रबल में नहीं डालूंगा। तुम्हारी लब में बड़ा हुआ कोई बेसिक प्रोटोटाइप भी चलेगा। जनरल जाओ की आवाजों में डेस्परेशन सा झलक रही थी। सॉन्ग मिंग्युन के माथे से पसीना टपकने लगा। उन्हें पता था कि मिलिट्री में इन एक्सरसाइजेस की क्या वैल्यू है। अगर तुम मुझसे एडवांस वेपन्स ले लोगे तो इस ड्रिल ट्रेनिंग का पॉइंट ही क्या रह जाएगा। ब्रदर सॉन्ग, हो शाओ के टैक्टिक्स को तुम ट्रेनिंग कहते हो। हिपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन स्वार्म्स, उसने ड्रिल को किसी साईफाई मूवी जैसा बना दिया है। मेरे राडार्स तो उसे डिटेक्ट तक नहीं कर पाते और डायरेक्टर सीधा मुझे डेड डिक्लेयर कर देता है। बस यही प्रॉब्लम है। नहीं जनरल जाओ, ये मेरे प्रिंसिपल्स के इला है। मिनिस्टर सॉन्ग, तुम सच में बहुत स्टबन हो। भाड़ में जाओ। जनरल जाओ ने उससे में जोर से फोन काट दिया। सॉन्ग मिंग्युन फोन को पकड़े हुए बस खालीपन में घूरते रहे। इथम, इस बार मैंने जनरल जाओ से पक्की दुश्मनी मोल ले ली है। उधर 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब में मशीन्स की हमिंग साउंड गूंज रही थी। व्हाइट कोट्स पहने रिसर्चर्स पागलों की तरह यहां से वहां भाग रहे थे। दीन जो आयन करना क्या चाहते हैं? क्या हमारे इंस्टीट्यूट में सच में इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? पता नहीं। सुना है डीन जो ने बेडो 3 सैटेलाइट सिस्टम को रिपेयर करवा लिया है और वो उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहते हैं। बेडो 3, क्या वो एरोस्पेस सिस्टम का प्रोजेक्ट नहीं? वो तो स्क्रैप प्रोजेक्ट था ना। डीन जो ने उसे कहां से रिपेयर करवा लिया? कहीं कहीं ये भी उसी रिपेयर शॉप वाले ने तो नहीं किया। वो खटारा रिपेयर शॉप, क्या वो बेडो 3 भी रिपेयर कर सकता है? सारे रिसर्चर्स पूरी तरह से शॉक्ड थे। जब से वो अजीब सी रिपेयर शॉप पिक्चर में आई थी, उनका वर्कलोड इतना बढ़ गया था कि काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले मशीन्स को थोड़ा रेस्ट मिल जाता था, लेकिन अब मशीन्स नॉनस्टॉप चल रही थी और उन्हें डबल शिफ्ट्स करनी पड़ रही थी। ओए, तुम लोग क्या गॉसिप कर रहे हो? जल्दी काम पे लगो। बीनजो आ रहे हैं अगले ही पल। जो देहो दरवाजे से अंदर आए। उन्होंने प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ था और उनके हाथ में वो छोटा सा बॉक्स था। प्री टेस्ट प्रिपरेशंस का क्या स्टेटस है? रिपोर्ट डीन, ऑल सिस्टम्स रेडी। गुड। बेडो 3 ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की अल्ट्रा हाई प्रिसिजन एटॉमिक क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन चिप का टेस्ट ऑफिशियली स्टार्ट करो। बेडो 3 चिप लोड कंप्लीट, टारगेट लॉक्ड, सिमुलेटेड इंटरफियरेंस सिग्नल एक्टिव, इंटेंसिटी 5G। इंटरफियरेंस रिपोर्ट करते वट रिसर्चर की आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। 5G इंटरफियरेंस ये एक्सट्रीम लेवल वॉरफेयर सिमुलेशन था। इस तरह के ब्रूटल एनवायरनमेंट में दुनिया का कोई भी टॉप टियर नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से अंधा हो जाएगा। परफेक्ट, स्टार्ट करो। जो देहो की कमांड मिलते ही एक ड्रोन ने मूव करना शुरू कर दिया। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन की साइड स्क्रीन पर ड्रोन के सारे डिटेल्ड पैरामीटर्स फ्लैश हो रहे थे। अगले ही सेकंड प्रोजेक्शन का एनवायरनमेंट पूरी तरह से चेंज हो गया। डाटा वैल्यूज पागलों की तरह स्पाइक करने लगी। काउंटलेस कैओटिक सिग्नल्स ने उस ड्रोन को पूरी तरह से घेर लिया। जो ड्रोन अभी तक स्टेबल हो रहा था वो अब बुरी तरह हिलने लगा। वार्निंग, ड्रोन ऑफ कोर्स जा रहा है। जो देहो स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे डेटा को देखकर थोड़े निराश हो गए। क्या ये फेल हो गया? मैं भी क्या सोच रहा था, दुनिया सबके लिए फेयर है। चेन बॉस का लिथोग्राफी मशीन रिपेयर करना ही उसकी लिमिट रही होगी। अब उससे बेडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम रिपेयर करने की उम्मीद करना शायद उसके फील्ड से बाहर की चीज थी। एयर लिथोग्राफी मशीन रिपेयर कर देना ही अपने आप में एक गॉड लेवल स्किल है। जोदेहो ने निराशा से अपना सिर नीचे झुकाया, लेकिन तभी लैब में अचानक से हैरानी भरी आवाजें गूंजने लगी। उन्होंने झटके से अपना सिर उठाया। होलोग्राफिक स्क्रीन पर अचानक से एक थर्ड सेट ऑफ डेटा अपीयर हुआ। नेम टैग के हिसाब से ये उस चिप का अपना डेटा एल्गोरिदम था। उसने ड्रोन के फ्लक्चुएटिंग डेटा को फोर्सफुली स्टेबल कर दिया और फिर युद्ध से एक नया एल्गोरिदम बाइंड कर दिया। देखते ही देखते बारी स्क्रीन का डेटा एकदम परफेक्टली स्टेबल हो गया। ड्रोन हवा में बिल्कुल सेफली हॉवर कर रहा था। ये क्या है? क्या हमारे बेडो सैटेलाइट सिस्टम में ऐसा कोई फीचर था? बेडो सैटेलाइट में नहीं था, पर बॉस चेन के पास था। जो देहो के चेहरे पर एक बहुत ही प्राउड और डेविलिश स्माइल आ गई। उसने कहा था ना कि उसने एल्गोरिदम में थोड़े चेंजेस किए हैं,
लेकिन उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा वो थोड़ा सा चेंज ड्रोन को 5G लेवल के इंटरफेरेंस एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करवा देगा। इस लड़के के दिमाग में आइव चल क्या रहा है, अगर मैं किसी तरह इसे अपने इंस्टीट्यूट में ले आऊं तो मैं सीधा आसमान में उड़ूंगा। ये बॉस आयर है कौन, क्या वो दुनिया की हर चीज रिपेयर कर सकता है? सारे रिसर्चर्स क्यूरियोसिटी से पागल हो रहे थे। जला हुआ लिथोग्राफी मॉड्यूल उसने परफेक्ट कर दिया और अब बेदो 3 चिप भी उसने एकदम रेडी कर दी। और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ से रिपेयर हुई चीज ब्रांड न्यू से भी ज्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस दे रही है। एक के बाद एक माइंड ब्लोइंग रिपोर्ट्स की आवाजें लब में गूंजने लगी। पूरा माहौल एक गहरी खामोशी और वशी में डूब गया। सब लोग शॉक्स में थे। डाटा के ये सेट्स सिर्फ बेदो 3 के सक्सेस नहीं थे, बल्कि ये चाइना की साइंटिफिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू थे। और इसी बीच जो देहो ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो बॉस, चेन मैं बोल रहा हूं। वो बेदो 3 चिप। हाँ हाँ, मुझे याद है, तुम मेरी शॉप में मरते मरते बचे थे। अब क्यों कॉल कर रहे हो? पैसे मांगने आए हो क्या? अरे पैसे मांगने नहीं आया, मैं तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रहा हूं कि तुमने जो चिप रिपेयर की थी ना, वो मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी के फ्रैक्शन पे स्टेबल हो गई है। ये बहुत ही इनक्रेडिबल डेटा है। ओह, और कुछ काम है। जोदेहो वुशी के मारे पागलों की तरह बोल रहे थे, लेकिन फोन के दूसरी तरह मुझ में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। बॉस चेन, क्या तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो? मैं सरप्राइज क्यों होऊंगा? क्या तुम मुझे कोई रोड साइड फ्रॉड समझते हो? मेरी भी कोई डिग्निटी है बॉस। तुम्हें क्या लगता है मैंने वो कुछ 100 रुपए तुमसे फ्री में लिए थे? बॉस चेन, मेरा वो मतलब नहीं था। कॉल डिस्कनेक्टेड। जोदेहो बुरी तरह से ब्लैंक हो गए। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैंने उन्हें किसी जाल में फंसा लिया हो। डीन, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। चिप पैक करो, मुझे एरोस्पेस डिपार्टमेंट जाना है। बेदो 3 चिप एरोस्पेस डिपार्टमेंट से ही आई थी। उन लोगों ने कहा था कि ये स्क्रैप हो चुकी है, इसलिए उन्होंने जोदेहो को अपनी लक ट्राई करने के लिए दे दी थी। दूसरी तरह एक मिलिट्री जीप पागलों की तरह स्पीड में दौड़ रही थी। उसका डेस्टिनेशन भी एरोस्पेस डिपार्टमेंट ही था। बैक सीट पर बैठे जनरल जाओ का चेहरा उससे से लाल हो रहा था। ओल्ड सॉन्ग का दिमाजा अराब हो गया है। इतने क्रूशल टाइम पर उसने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया। तुम हेल्प नहीं करोगे? ठीक है, मैं सीधा एरोस्पेस डिपार्टमेंट जाऊंगा और जंग चीवेन से मिलूंगा। आखिरकार यही वो जगह है जहां आसमान में उड़ाने वाले सारे टॉयज बनाए जाते हैं। ये सोचकर जनरल जाओ के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। एरोस्पेस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में लोगों की भारी भीड़ थी। हर कोई पागलों की तरह बिजी था। ऑफिस कम और वॉरजोन कमांड सेंटर ज्यादा लग रहा था। फोन्स लगातार बज रहे थे और यहां वहां भागते लोगों की वजह से माहौल किसी सब्जी मंडी जैसा लग रहा था। सेंट्रल सिस्टम का एरोस्पेस डिपार्टमेंट किसी क्राउडेड मार्केट जैसा लग रहा था। हर कोई ऐसे भाग रहा था जैसे एनर्जी ड्रिंक पीकर आया हो। सबके चेहरों पर टेंशन और अर्जेंसी सा दिख रही थी। मिनिस्टर, इस ड्रोन इंजन रिपोर्ट पर आपके साइन चाहिए। वेट करो मिनिस्टर, बेस 3 के वायरिंग अपग्रेड प्लान पर एक बार नजर डाल लीजिए। जंग चिवेन अपनी डेस्क पर बैठे थे। एक हाथ में फोन था, दूसरे से वो रिपोर्ट्स देख रहे थे और उनकी नजरें लगातार आ रहे नए डॉक्यूमेंट्स पर भी थी। इस वक्त वो सोच रहे थे कि काश उनके पास नेज़ा और डेटी विद मल्टीपल आर्म्स की तरह कई हाथ होते। तभी दरवाजे से एक बहुत ही एक्साइटेड आवाज आई। ओल्ड जंग, कैसी चल रही है लाइफ? कौन सी हवा तुम्हें यहां ले आई? बेदो 3 चिप की हवा, क्या ख्याल है? मैंने तुम्हारा बेदो 3 रिपेयर करवा दिया है। बेदो 3? वो प्रोजेक्ट तो स्क्रैप हो चुका है ना, तुमने उसे कहां से रिपेयर करवा लिया? अरे अब इसकी परफॉर्मेंस एक नंबर है। हमने लैब में इनिशियल वेरिफिकेशन भी कर लिया है। प्रिसिजन और इंटरफियरेंस रेजिस्टेंस, तुम सच में शॉक्ड रह जाओगे। बस करो ओल्ड जो, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। देख नहीं रहे डॉक्यूमेंट्स का पहाड़ लगा हुआ है, तुम वो ही देख लो। मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने इसे रिपेयर करवा लिया है। जो देहो ओल्ड जो, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, बेदो 3 प्रोजेक्ट ऑफिशियली डेड हो चुका है। उसे रिपेयर करने के लिए बहुत सारे पैसों और रिसोर्सेज की जरूरत है और फिर भी गारंटी नहीं है कि वो काम करेगा, लेकिन मैंने सच में उसे रिपेयर करवा लिया है। जरा एक बार देख तो लो। ठीक है, तुम्हारा 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे महान है, लेकिन अभी मुझे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने हैं। तुम इसे यहां से ले जाओ। अगर तुमने इसे सच में रिपेयर कर लिया है तो इसे अपने ही पास रखो। जंग चिवेन ने बिना देखे उस बॉक्स को किनारे खिसका दिया। जो देहो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनके पैरों से गुस्सा उठा और सीधे दिमाग तक पहुंच गया। उन्होंने झटके से अपना बॉक्स उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गए। उसी वक्त ऑफिस बिल्डिंग से 2 और लोग बाहर आए। ये जनरल जाओ और उनका गार्ड था। जनरल जाओ का चेहरा जो देहो से भी ज्यादा काला हो रहा था। ये जंग चिवेन बिल्कुल सोंग मिंगयुएन जैसा है।
क्या प्रिंसिपल्स? ये तो सॉन्ग मिंगयुन से भी ज्यादा स्टबन है। मैंने अपनी सारी सोर्सेज लगा ली, लेकिन ये आदमी टस से मस नहीं हुआ। और वो बेदो 3, इससे बात करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। वो दोनों जैसे ही कोर्टयार्ड में पहुंचे, उन्होंने किसी को बड़बड़ाते हुए सुना, बेडो 3, क्या ये वही हाईटेक प्रोजेक्ट नहीं है जो बहुत एम्बिशन के साथ शुरू हुआ था लेकिन बाद में स्क्रैप कर दिया गया? जनरल जाओ ने पलट कर देखा और उनका सामना जो देहो से हुआ, जिनका चेहरा किसी भूत से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप अभी बेदो 3 के बारे में बात कर रहे थे? जो देहो ने सर उठाया और हैरान रह गए। भले ही वो इस इंसान को पर्सनली नहीं जानते थे, लेकिन उसके कंधों पर लगे स्टार्स सब कुछ सासा बता रहे थे। हेलो जनरल, हाँ, बेदो 3 ये हमारे 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट की न्यूली रिपेयर्ड बेदो 3 चिप है, लेकिन वो बुढ़ा जंगचीवन, उसे लगता है कि ये फेक है। जोदेहो ने जल्दी से सल्यूट किया और अपना छोटा सा बॉक्स खोलकर दिखाया। बेडो 3, जहां तक मुझे याद है ये प्रोजेक्ट तो कैंसिल हो गया था, वो पहले की बात है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने ये इम्पॉसिबल काम कर दिखाया है। हमने इस चिप की टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी है। अब इसकी प्रिसीजन इतनी हाई है कि ये एक मक्खी को भी टारगेट कर सकती है। इसकी इंटरफेरेंस रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग है कि आसमान भी फट जाए तो भी ये काम करती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, इसका इंडिपेंडेंट एल्गोरिदम। जो देहाओं को आखिरकार अपनी भैरास निकालने का मौका मिल ही गया, उन्होंने बिना रुके एक सांस में सारी खूबियां गिना दी। क्या ये सच में इतनी पावरफुल है? जनरल जाओ हैरानी से सुन रहे थे। वो एक जनरल थे, वार टैक्टिक्स में मास्टर थे, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च और डेटा उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा जनरल? अगर इसे मिसाइल में लगा दिया जाए तो ये टारगेट को चीर कर रख देगी, और अगर इंडिविजुअल सोल्जर गियर में लगा दी जाए तो सोल्जर्स दुश्मन के इलाके में छुपकर भी परफेक्टली लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और बेस कैंप से कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रह सकते हैं। है ना परफेक्ट? जनरल जाओ के चेहरे के एक्सप्रेशंस इंटरेस्ट से कंफ्यूजन में और फिर फाइनली एक्सट्रीम शॉक में बदल गए। उनकी सांसें तेज हो गईं। वो सपने में भी होशाओं को हराना चाहते थे। प्रिसाइज टारगेटिंग, सुपर स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन चैनल, ये सारे वर्ड्स जनरल जाओ के दिल में सीधे तीर की तरह लग रहे थे। क्या तुम अपनी इन बातों की गारंटी ले सकते हो? बिल्कुल, मैं 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट का डीन हूं। क्या एक डीन की बातों की कोई वैल्यू नहीं है? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं स्पेशल फंड्स रिलीज करूंगा ताकि हम इसे मास प्रोड्यूस कर सकें। अगर फंड्स कम बढ़े तो मैं और फंड्स अरेंज करूंगा, लेकिन हमारी यूनिट इसे सबसे पहले यूज करेगी और शॉर्ट टर्म में तुम इसे किसी और को नहीं दोगे। अरे जनरल, मास प्रोडक्शन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस चिप का इंक्रिप्शन कोर और लॉजिक कैलकुलेशंस पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं। ये एक कंप्लीटली न्यू सिस्टम है। ये फ्यूचर वॉरफेयर का दरवाजा खोलने वाली चाबी है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी सिर्फ एक ही चाबी है और हमें युद्ध भी नहीं पता कि इस चाबी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें इसे सैटेलाइट से सिंक करना होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं टॉप अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को तुम्हारी हेल्प के लिए असाइन करें। मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे इतने बड़े देश में एक बनी बनाई चिप को रिवर्स इंजीनियर करना इतना मुश्किल है। जनरल, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये काम नहीं कर सकता। क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नहीं कर सकता? तुम्हारा मतलब क्या है? हमारे देश में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तुम जिसका नाम लोगे मैं उसे तुम्हारे लिए खड़ा कर दूंगा, और तुम कह रहे हो कि वो एक छोटी सी चिप की रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। जनरल जाओ के माथे पर सिलवटें बढ़ गईं। उनके हिसाब से अगर प्रोडक्ट रेडी है तो उसे कॉपी करना बच्चों का खेल है। हाँ जनरल, इंस्टीट्यूट सच में ये काम नहीं कर सकते। तो फिर कौन करेगा? एक होम अप्लायंस रिपेयर शॉप। क्या बकवास कर रहे हो? जनरल जाओ की आवाज अचानक से इतनी तेज हो गई कि उन्हें उद लगा कि शायद उनके कानों में कोई प्रॉब्लम हो गई है। जो काम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं कर सकते वो तुम एक लोकल रिपेयर शॉप से करवाओगे? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यह नेशन के फ्यूचर स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर का टॉप टियर प्रोजेक्ट है। जनरल, मुझे पता है कि यह सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप क्यों मेरे साथ चलकर देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। इस वक्त मेरी रिपेयर शॉप में जले हुए प्लास्टिक की अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैं ट्वीजर से चावल के दाने से भी छोटे कैपेसिटर को पकड़कर 80s के एक पुराने एम्पलीफायर में फिक्स कर रहा था। डिंग, रिपेयर्ड 1900 ATS एम्पलीफायर, अर्नड 2 टेक पॉइंट्स, टोटल टेक पॉइंट्स 1940। साई जैसे ही मैंने ट्वीजर्स नीचे रखे, सिस्टम की आवाज गूंजी, कितने दिन हो गए बस राइस कुकर्स और इंडक्शन कुकर्स ही रिपेयर कर रहा हूं। टेक पॉइंट्स तो किसी कछुए की स्पीड से बढ़ रहे हैं।
पिछली बार जब लिथोग्राफी मशीन और बेडो 3 रिपेयर की थी तब पॉइंट्स कितनी तेजी से बढ़े थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्टार डिस्ट्रॉयर के ब्लूप्रिंट्स तो भूल ही जाओ, मैं एक नॉर्मल एक्सोस्केलेटन आर्मर का एक पार्ट भी अनलॉक नहीं कर पाऊंगा। तभी एक मिलिट्री जीप आकर मेरी शॉप के दरवाजे पे रुकी। जनरल जाओ ने उस नॉर्मल सी स्ट्रीट को देखकर भवें सिकोड़ ली। जनरल, हम पहुंच गए। ये स्ट्रीट थोड़ी मेसी थी, स्ट्रीट वेंडर्स की आवाजें गूंज रही थी, भीड़ बहुत थी, लेकिन देखने में ये किसी नॉर्मल इंडियन स्ट्रीट जैसी ही लग रही थी। तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? एंट्रेंस कहाँ है? पासकोड क्या है? सीक्रेट बेस? जनरल, यहां कोई सीक्रेट बेस नहीं है और ना ही कोई सीक्रेट एंट्रेंस है। यही वो रिपेयर शॉप है जहां हमें आना था। जो देहो, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं यहां तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलने आया हूं? जो बेदो 3 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रिपेयर नहीं कर पाए वो तुम इस कबाराने में लेकर आए हो। मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू होने वाली हैं और तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जनरल जाओ कुछ देर चुप रहने के बाद अचानक से फट दे। जनरल, शांत हो जाइए। हमारी बेदो 3 चिप यहीं रिपेयर हुई थी और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले लिथोग्राफी मशीन की प्रिसीजन कैलिब्रेशन भी यहीं हुई थी। अगर ये काम यहां नहीं हो सकता तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में कोई भी इसे नहीं कर सकता। क्या लिथोग्राफी मशीन भी रिपेयर कर सकता है? जनरल जाओ पूरी तरह शॉक्ड रह गए। किसे नहीं पता कि लिथोग्राफी मशीन रिपेयर करना कितना मुश्किल है। ये कबाराना लिथोग्राफी मशीन रिपेयर कर सकता है। उन्होंने जोदेहो को ध्यान से देखा। ये आदमी 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट का डीन है। इतनी बड़ी पोस्ट वाला इंसान मुझे यहां बेवकूफ बनाने तो नहीं लाएगा। ठीक है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। अगर तुमने जो कहा है वो झूठ निकला तो तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से हटा दूंगा। जनरल जाओ ने अपने कपड़े ठीक किए और रिपेयर शॉप की तरफ बढ़े। जोदेहो ने एक गहरी सांस छोड़ी और उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। रिपेयरेबल आइटम्स डिटेक्टेड। फ्लैश 3 टैक्टिकल फ्लैशलाइट इंटरनल सर्किट बोर्ड, शॉर्ट सर्किटेड फाल्कन सिंगल सोल्जर टैक्टिकल गॉगल्स, थर्मल इमेजिंग कोटिंग पील्ड ऑफ, हमिंगबर्ड माइक्रो कम्युनिकेटर सिग्नल रिसीवर मॉड्यूल डैमेज्ड। जैसे ही वो लोग अंदर आए, मैंने जनरल जाओ के साथ वाले गार्ड के इक्विपमेंट की रिपेयरिंग डिटेल्स स्कैन कर ली। सब मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट थे और आगे जो इंसान चल रहा था उसका ऑरा ही बता रहा था कि वो मिलिट्री का कोई बड़ा बॉस। हेलो बॉस, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी अंकल। हेल्थ कैसी है? हालांकि मुझे जो देहो कुछ आस पसंद नहीं था, लेकिन कस्टमर तो कस्टमर होता है, मैनर्स तो दिखाने ही पड़ते हैं। हेल्थ बढ़िया है और चिप भी। बॉस चेन, तुमने जो चीज रिपेयर की थी वो कमाल की है। हमने लैब में डिटेल टेस्टिंग की है, उसकी परफॉर्मेंस ओरिजिनल वर्जन से कहीं ज्यादा अच्छी है। हाँ मुझे पता है, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता। पास खैरे जनरल जाओ बस अपना सिर हिला रहे थे। उन्हें लगा था कि बॉस कोई 40 to 50 साल का एक्सपीरियंस्ड इंसान होगा, लेकिन ये तो कोई 20 साल का लदा है। उन्हें लगा था कि शॉप में कुछ एडवांस्ड प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, लेकिन अंदर सिर जंग लगे टूल्स और जली हुई प्लास्टिक की बदबू थी। उम्र छोटी, जबान तेज, आरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट। ऐसा इंसान हिडन मास्टर? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? जनरल, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। कहां जा रहे हो तुम? जो देहो, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। ओए बुढ़े, तुम्हारे इस गार्ड की बेल्ट पर लगी टैक्टिकल फ्लैशलाइट का सर्किट बोर्ड शॉर्ट हो चुका है और इसके टैक्टिकल गॉगल्स की थर्मल इमेजिंग कोटिंग भी उखड़ चुकी है। रात में इसका यूज करना अंधे होने के बराबर है। और हां, इसके कान में जो माइक्रो कम्युनिकेटर है ना, उसका सिग्नल मॉडल भी जल चुका है। जरा ध्यान रखना, कहीं मिशन के बीच में ये ब्लास्ट ना हो जाए और इसके कान ना उड़ा दे। मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वहां खेरे हर इंसान ने इसे साथ साथ सुना, आस्कर गार्ड ने, जो मुझे फटी आंखों से देख रहा था। ये कैसे हो गया? रिपोर्ट जनरल, फ्लैशलाइट कुछ दिन पहले ट्रेनिंग में खराब हुई थी और गॉगल्स और कम्युनिकेटर में भी प्रॉब्लम आ गई थी। मैं आज ही इन्हें रिप्लेस करने वाला था, लेकिन हमने सडनली राउट चेंज कर लिया, तो मुझे टाइम नहीं मिला। इतने इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स खराब हो गए और तुमने रिपोर्ट नहीं किया। क्या तुम मिशन पर आए हो या पार्क में टहलने? अगर तुम बैटलफील्ड पर होते तो अब तक मारे जा चुके होते। जनरल जाओ पहले से ही गुस्से में थे और अब वो गार्ड पर बुरी तरह भड़क गए, लेकिन अगले ही पल जनरल जाओ शॉक्ड रह गए। हम जब से अंदर आए हैं हमने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर इस लब्गे को ये सब कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? जनरल जाओ को अब असलियत समझ आ रही थी। उन्होंने मुझे घूरते हुए पूछा, सालों तक जंग के मैदान में रहने वाले इस वेटरन सोल्जर का ऑरा अचानक से पूरे कमरे में फैल गया। पास खड़े जो देहो डर गए। उन्हें लगा कहीं जनरल जाओ अपने गार्ड को ऑर्डर देकर मुझे पीटने ना लगे। पहली बात, क्या कोई नॉर्मल इंसान अपने साथ बॉडीगार्ड्स लेकर चलता है? और दूसरी बात, मुझे रख नहीं डरता कि आर्मी में तुम्हारी पोजीशन क्या है। ये मेरी शॉप है, यहां अगर तुम ड्रैगन हो तो तुम्हें कॉइल करके बैठना होगा।
और अगर टाइगर हो तो झुककर। अगर प्रॉब्लम है तो गेट लॉस्ट। मेरी बातें सुनकर जो देहो का मुंह खुला का खुला रह गया। व्हाट द फक बॉस चेन, तुम इतने अरोगेंट कैसे हो सकते हो? ये एक जनरल है, अगर ये चाहें तो तुम्हारी शॉप को 1 मिनट में बंद करवा सकते हैं। जनरल जाओ भी पूरी तरह शॉक्ड थे। उनकी आंखों में उत्साह और हैरानी सा दिख रही थी। शॉक्ड, अनबिलीवेबल। इतने सालों में जब वो रिक्रूट थे तब उनके स्क्वाड लीडर ने उन्हें एक बार किक मारी थी। उसके बाद से आज तक किसी ने उनसे इस टोन में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। तुम किससे इस तरह बात कर रहे हो? गार्ड से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी फिस्ट्स टाइटन करते हुए मेरी तरफ बढ़ा। क्या मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया? अपनी जगह पर वापस आओ। इससे पहले कि गार्ड मुझ तक पहुंचता, जनरल जाओ ने जोर से चिल्लाकर उसे रोक दिया। गार्ड के वंदम वहीं रुक गए और वो पीछे हट गया। तुम लोग यहां करने के आए हो, मैं तुम्हें बता दूं। ये मेरी रिपेयर शॉप है, कोई रेसलिंग विंग नहीं। अगर लेराना है तो बाहर जाके लड़ो। मैं बाहर से भले ही एकदम काम लग रहा था, लेकिन अंदर से मेरी हालत खराब थी। इस बड़े बॉस का बॉडीगार्ड सच में कोई मजाक नहीं था। जब उसने अपनी मुट्ठी बांधी तो उसके ढीले कपड़ों के अंदर भी उसकी मसल्स उभर कर आ गई थी। अगर वो मुक्का मेरे सिर पर लग जाता तो मेरी लाइफ का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता। तो बॉस चेन, बात ऐसी है कि जनरल जाओ ने बात शुरू की। हमने जो बेडो 3 चिप रिपेयर करवाई थी, हम चाहते हैं कि आप उसे एक वॉरहेड में फिट कर दें ताकि उस वॉरहेड में प्रिसाइज लोकेशन ट्रैकिंग आ जाए। क्या आप ये कर सकते हैं? ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। तुम लोग आयर करने क्या वाले हो? मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। ये तो सच में कोई बड़ा काम लग रहा था। हम इसे वार सिमुलेशन में यूज करने वाले हैं। हमारी ब्लू आर्मी में हुओ शाओ नाम का एक कमांडर है, तुमने उसका नाम सुना ही होगा। हम हमेशा उससे हार जाते हैं, लेकिन इस बार हम हर हाल में जीतना चाहते हैं। तो बताओ, क्या तुम ये कर सकते हो? जनरल जाओ ने मुझे बहुत ही सीरियसनेस के साथ घूरते हुए पूछा। मुझे पता था कि अगर मैंने ना कहा तो वो इसी वक्त मेरा हिसाब बराबर कर देंगे। काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे इतना चाहिए। मैंने अपने हाथ की 5 उंगलियां हवा में हिलाई। 500 रुपए? ठीक है ठीक है, मैं अभी QR स्कैन करता हूं। जो दे हो। ओशी उशी अपना फोन निकालकर पेमेंट करने ही वाले थे। क्या 50,000 चाहिए? क्या 50,000? क्यों? पहले तो तुम हमेशा 500 रुपए ही लेते थे ना। इस बार प्राइस इतना कैसे बढ़ गया? क्योंकि मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं आई। इसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है। 50,000 तो मैं बहुत कम मान रहा हूं, मैंने जनरल जाओ की तरह उंगली दिखाते हुए पूरे एटीट्यूड में कहा। ठीक है, 50,000 ही सही। कामत्म होने के बाद मैं तुम्हें 50,000 और दूंगा। डिंग, पेमेंट रिसीव्ड। आखिरकार मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिल ही गया। ठीक है, तुम पैसे दे रहे हो तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन यह काम मेरी शॉप पर नहीं हो सकता। हमें तुम्हारी जगह पर जाना होगा। क्यों? हमारी मिलिट्री साइट एक टॉप सीक्रेट लोकेशन है। हमें क्या पता तुम कौन हो। अगर वहां से कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे वो बड़े ऑफिसर, क्या तुम सच में मुझसे ये बेडो 3 चिप किसी बुलेट में फिट करवाना चाहते हो? कम से कम एक मिसाइल या आर्टिलरी शेल तो होना चाहिए ना। क्या तुम्हें लगता है कि वो चीजें मैं अपनी इस छोटी सी स्ट्रीट में ला सकता हूं? अगर वो बाहर दिखें तो मैं सीधा नेशनल न्यूज पे आ जाऊंगा। मेरी बात सुनकर जनरल जाओ एक बार फिर से स्पीचलेस हो गए, लेकिन इस बार वो पूरी तरह कन्विंस थे। उन्होंने बस बेडो 3 चिप को वारहेड पर लगाने के बारे में सोचा था। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुम दोनों रुको, मैं अपना सामान पैक करके लाता हूं। मैं दोनों को वहीं छोड़कर पीछे स्टोर रूम में चला गया। जो देहो और जनरल जाओ दोनों हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि मैं कोई भारी भरकम इक्विपमेंट पैक करूंगा, लेकिन मैं बस एक फटा पुराना कैनवस बैग लेके बाहर आ गया। तुम बस यही लेकर जा रहे हो? तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ हैं? इंस्ट्रूमेंट्स? मुझे क्या जरूरत है? मेरा सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। मैंने जनरल जाओ को एक अजीब सी लुक दी और शॉप से बाहर निकल गया। चलो ठीक है, ये एक टेक्निकल एक्सपर्ट है। अगर ये वो शाओ को हरा सकता है तो ये जो बोलेगा मैं वही करूंगा। तुम लोग पैदल आए हो क्या? तुम्हारे पास टांग या हेलीकॉप्टर नहीं है तो कम से कम कोई मिलिट्री जीप तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, है ना? जो देहो ने जल्दी से गार्ड को इशारा किया। थोड़ी ही देर में एक नॉर्मल सेडान और एक मिलिट्री जीप शॉप के सामने आ रुकी। नॉट बैड। मैं इतने साल का हो गया पर आज तक मिलिट्री जीप में नहीं बैठा था। चलो चलो। दोनों गाड़ियां हाईवे पर तेजी से दौड़ने लगी। मैं बैक सीट पर आंखें बंद करके रिलैक्स कर रहा था। एक स्टैंडर्ड वॉरहेड में चिप फिट करना, ये तो सोनिक वेव जनरेटर रिपेयर करने से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक स्टैंडर्ड वॉरहेड की ट्रेजेक्टरी आजकल अपने फाइनल फेज में बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है। एयर करंट्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टारगेट की मूवमेंट।
टर्मिनल गाइडेंस का मतलब ही यही है कि जब वॉरहेड अपने टारगेट को हिट करने वाला हो तो वो अपने इंटरनल माइक्रो थ्रस्टर्स का यूज करके उन सारे डिविएशंस को करेक्ट करे और अपनी पोजीशन एडजस्ट करे। कुछ घंटों बाद गाड़ियां एक हाईली सिक्योर मिलिट्री बेस में एंटर हुई। चारों तरफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंसेस थी। हर 3 कदम पर एक गार्ड और हर 5 कदम पर एक पेट्रोल यूनिट। पूरी तरह लोडेड वेपन्स के साथ सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे थे। अंदर आते ही मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग और फील हुआ, सच में एक मिलिट्री बेस है। यहाँ का माहौल ही एकदम डिफरेंट और पावरफुल है। बॉस चेन, हम पहुंच गए। जो देहो की आवाज सुनकर मैं अपना पुराना कैनवस बैग लेकर गाड़ी से बाहर आ गया। बिल्डिंग के अंदर का नजारा बहुत ही शानदार था। ये मेरी रिपेयर शॉप से लाख गुना बेटर है। वो एक ह्यूज फैक्ट्री स्टाइल स्ट्रक्चर था जिसमें बहुत स्पेस था। कई सारे टॉप सीक्रेट एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे थे जिनके नाम भी मुझे नहीं पता थे। अलग अलग यूनिफॉर्म्स पहने हुए टेक्नीशियन अपने अपने स्टेशंस पर बिजी थे। मेरे वहां पहुंचते ही सब मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। क्या वो जनरल जाओ नहीं है? उनके पीछे वो लड़का कौन है? पता नहीं, कोई वीआईपी तो नहीं लग रहा, किसी गांव से आया हुआ लड़का लग रहा है। बकवास बंद करो। अगर जनरल जाओ उसे यूथ एस्कॉर्ट कर रहे हैं तो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। ओल्ड वे, सबको अपना काम रोकने को कहो और यहां असेंबल करो। कुछ ही देर में यूनिफॉर्म पहने हुए डजन्स मिलिट्री टेक्नीशियंस की एक लाइन लग गई। एवरीवन, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूं। ये है 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन जो देहो और ये है चेन यान जो, एक रिपेयर शॉप के बॉस। सारे टेक्नीशियंस ने मुझे बहुत ही कंफ्यूजन के साथ देखा। रिपेयर शॉप का बॉस? वो यहां क्या कर रहा है? बीनजो, प्लीज आप ही सबको एक्सप्लेन कर दीजिए। यस जनरल, जेंटलमैन, हम आज यहां सिर्फ इस एक चीज के लिए आए हैं। ये कहते हुए जो देहो ने बॉक्स से वो चिप निकाली। ये क्या है? मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। देखने में कोई नॉर्मल चीज नहीं लग रही, पर इसका यूज क्या है? सारे टेक्नीशियंस अपनी गर्दनें लंबी करके जो देहो के हाथ में रखी चीज को देखने लगे। ये बेदो 3 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की चिप है। बेदो 3? लेकिन वो प्रोजेक्ट तो बंद हो गया था ना। हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी, फंड्स या टाइम नहीं था, तो ये वापस कैसे आ गया? ओल्ड वे, जो उस बेस का हेड था, उसने तुरंत वो चिप ली और उसे ध्यान से एग्जामिन करने लगा। बीडो 3? सच में इनक्रेडिबल। सीमलेस यूनिबॉडी कास्टिंग, मैंने आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखी। इसका बेस मटेरियल भी नॉर्मल नहीं है। यह स्टैंडर्ड सिलिकॉन नहीं लग रहा, कार्बन बेस्ड मटेरियल लग रहा है। इसकी प्रिसीजन देखो, ये कम से कम 3 नैनोमीटर्स के आसपास होगी। इसे किस लब ने बनाया है? और पावर कंजम्पशन, हीट डिसिपेशन, इतनी हाई इंटीग्रेशन स्पीड के साथ जब ये रन करेगी तो हीट आउटपुट बहुत ज्यादा होगा। बस कुछ ही सेकेंड्स में सारे टेक्नीशियंस पागलों की तरह एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे। जनरल जाओ ये सब देख रहे थे। हालांकि ये एक मिलिट्री बेस था, लेकिन यहां काम करने वाले टेक्नीशियंस देश के अलग अलग टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से लाए गए थे और ये सब सिर्फ उसे देखकर ही बेडो 3 की पावर समझ गए थे। लगता है इस चिप में सच में कुछ आस बात है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? सॉरी जनरल, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम बस इतना जानते हैं कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है वो बहुत ही एडवांस होगा। ओल्ड वे ने एक बिटर स्माइल के साथ कहा और बाकी सबने भी हमें सिर हिलाया। उन सब के चेहरों पर कंफ्यूजन था। जनरल जाओ का चेहरा थोड़ा उतर गया। उन्हें लगता था कि उनके बेस के टेक्नीशियंस बेस्ट है, लेकिन एक छोटी सी चिप ने उन सब की बोलती बंद कर दी थी। बॉस चेन, प्लीज आप ही इन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए। जनरल जाओ ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। मैं जब से अंदर आया था तब से यहां वहां देख रहा था। यहां के इक्विपमेंट्स और एनवायरनमेंट मेरी रिपेयर शॉप से जमीन आसमान का रख रखते थे। यहां सब कुछ बेस्ट है, लेकिन इन बेवकूफों को यहां रखना सच में रिसोर्सेज की बर्बादी है। मैंने एक हल्की सी स्मर्क दी और आगे बढ़कर वो चिप हाथ में ले ली। ऑल राइट, मुझे लगा था कि तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, पर मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने यूजलेस हो। मेरी बात सुनकर सारे टेक्नीशियंस ने गुस्से से मुझे देखा। ये लड़का बुद्ध को समझता क्या है? यहां खैरा हर इंसान कम से कम पीएचडी होल्डर है और ये कॉलेज ड्रॉप आउट जैसा दिखने वाला लग रहा इतनी बड़ी बातें कर रहा है। इसे डर नहीं लगता क्या? ये बेदो 3 है, ये तो तुम सबको पता चल ही गया होगा। इसका कोर प्रोसेसिंग यूनिट 140 कोर सब सीक्वेंस यूज करता है। तो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो ये बिल्कुल नॉर्मल है।